शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोल बिडू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों आज हम करेंगे आईसीआई के जो नए क्वेश्चंस में 25 के लिए आईसीआई ने अपने स्टडी मैट में ऐड करे हैं उसको हम आज देखेंगे। लेकिन दोस्त इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं है। क्यों सारे क्वेश्चंस नहीं है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमने पहले क्वेश्चन बुक में अपने नोट्स में डिस्कस करे हुए हैं। और आप अगर किसी ओल्ड फैकल्टी से पढ़े रहेंगे ना तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके क्वेश्चन बैंक में उसमें कवर किए रहेंगे। तो ये वीडियो आप तब भी देख सकते हो जब आपने किसी और से पढ़ा है, तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। अगर आपको सारे क्वेश्चंस देखने हैं ना कि कौन से क्वेश्चंस ऐड हुए हैं तो उसका पीडीएफ मैं अलग से बना के दे दूंगा। अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आपको चाहिए, तो मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है। उसका वीडियो नहीं बनेगा, उसका बस पीडीएफ करके दे दूंगा, ठीक है। और एक चीज़, ये क्वेश्चंस ये वीडियो आपने तभी देखना है अगर आपका रिवीजन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, बस मैं आपको ये बताऊंगा कि अच्छा ये क्वेश्चंस आता है तो इसका आंसर कैसे लिखना है, ताकि आपको क्वेश्चंस बस पता हो कि अच्छा ये क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में दिख जाता है तो उसका आंसर आपको कैसे डिजाइन करना है आपको बस पता होना चाहिए। और एक बात, यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चंस के एक्चुअली आंसर ऐसे कैसे रखे हुए हैं, बट एक दो जगह पे मैंने बस रेफरेंस दिया है अपने बुक का। बस एक दो जगह पे रेफरेंस है, नहीं तो बाकी जगह पे रेफरेंस नहीं है। तो उसको बस एक दो जगह पे बेयर कर लेना, बाकी हर जगह पे तुमको आंसर ऐसे कैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। ये 28 पेजेस का है, इसमें सारे चैप्टर कवर हो जाते हैं जो एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, ठीक है। चैप्टर क्वालिटी कंट्रोल के बारे में क्वेश्चंस आता है, सीधा सीधा क्वेश्चंस में एंड में जाके देखते हैं। एसपीएस एसोसिएट डज नॉट पजेस नेसेसरी एक्सपर्टीज एंड उसकी वजह से उसको क्या करना है, उसको एंगेजमेंट से विड्रॉ करना है। तो अगर विड्रॉ करना है तो यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा, वो जो तुम्हारा 1.3 था एसक्यूसी 1 में, उसको तुमको जाके देखना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में तुम्हारे पास में दो चीज़ थी। एक तो तुमको क्लाइंट के बारे में देखना था, दिखाई देता हो तुमको, एक तो तुमको क्लाइंट के बारे में देखना था, दूसरा तुम्हारे फर्म के बारे में देखना था, एंड तीसरा अगर उस केस में तुमको विड्रॉल आता है तो विड्रॉल के बारे में क्या लिखना है। तो यही जो चीज़ है ना, तुमको विड्रॉल के बारे में ये चीज़ तुमको लिखनी पड़ेगी और कुछ नहीं है। ऐसा कैसा आंसर तुमको लिखना पड़ेगा, बात खत्म, बात खत्म। तो ये चीज़ है ना, सबसे पहले तुम क्या करोगे, एसक्यूसी 1 वो क्या है उसको तुम लिखोगे, गिवन केस लिखोगे, एंड उसके बाद में वो वाले पॉइंट्स 1.3 में एक्सेप्टेंस जिसमें विड्रॉल तुमको लिखना पड़ेगा, बाकी ठीक है। यही सारी चीज़ आती है इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। बस तुमको ये पता होना चाहिए कि उसका आंसर कैसे एंड कहाँ से लिखना है, ठीक है। तो डिस्कस द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस बिफोर विड्रॉइंग और बिफोर डिसाइडिंग टू विड्रॉ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो तुमने क्या करना है, तुमने वो वाले पॉइंट्स लिखने हैं। कौन से वाले पॉइंट्स होते हैं सर? अरे वो नहीं, क्या अपन बोलते हैं मैनेजमेंट के पास जाके बोलते हैं कि हमको विड्रॉ करना है, हम रीजन बता देते हैं, पीआरएल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पीआरएल रिमेन इन प्लेस, विड्रॉ करना है तो विड्रॉल के साथ में रीजन बताते हैं, मैनेजमेंट के साथ में बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट करते हैं, इश्यूज कंसल्टेशन। ये 3-4 पॉइंट है ना, ये 3-4 पॉइंट तुमको लिखने हैं और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई दम नहीं था, ये मुझे ऐड भी नहीं करना था बट मैंने ऐड कर लिया, बट ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने ऐसे ऐड कर दिए। अब ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन नया है एंड इसका आंसर है ना तुमको डायरेक्टली मैच होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ना उन्होंने आंसर को अपने हिसाब से थोड़ा डिजाइन किया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है देखो, ऐसे तुमको लार्ज अनलिस्टेड कंपनी है, उसका ऑडिट है, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले तुम्हारे पास में क्या है, एक्सेप्टेंस लेटर से पहले तुमको क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज का सर्च है, ठीक है, रेड पड़ा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीज होते हैं, प्रमोटर जो है ना वो क्या करते हैं, इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे, ठीक है। एंगेजमेंट टीम का मैनेजर है ना, उन्होंने सीए फर्म को छोड़ दिया है एंड अभी क्या कर रहा है, प्लानिंग टू प्रोवाइड सम अकाउंटिंग सर्विसेज टू द एसोसिएट कंपनीज। मतलब वो जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप में किसी कंपनी में जाके क्या कर रहा है, उधर अकाउंटिंग सर्विसेज देने की काम कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस का बात आता है, ठीक है। PQR associate are aid to recruit another senior management having adequate एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे फर्म को एक्सपर्टीज नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो मेन बंदा था ना, जो तुम्हारा कौन था, टीम मैनेजर था ना, वो मैनेजर छोड़ के गया है, तो तुम्हारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो तुमने एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एलोबरेट द मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय PQR एसोसिएट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप कंसिडरिंग द अबव इश्यूज। तो यहाँ पे क्या अबव इश्यूज में तुमको नोट्स में आते हैं, नोट्स में देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ना एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, ये तो इतना ही है। तो तुमको लिखना क्या है, क्या तुमको इंटीग्रिटी लिखना है, क्या तुमको कॉम्पिटेंस लिखना है, या फिर तुमको विड्रॉल के बारे में लिखना है। तो विड्रॉल तो तुम्हारा आएगा नहीं क्योंकि अभी तुम्हारा एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन बेसिक वाले पॉइंट तो तुम्हारे आ जाएंगे, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस ऑफ फर्म,
इथिकल रिक्वायरमेंट एंड तुम्हारे सिग्निफिकेंट मैटर। तो ये चीज़ तो ये 4 पॉइंट तो तुमने वैसे भी लिखने हैं। उसके बाद में तुम्हारे पास ये जो कंटेंट है ना, ये इसी वजह से दिया था, ठीक है, कि तुमको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजोल्व करना पड़ेगा बिफोर एक्सेप्टेंस, इशू है तो उसको आइडेंटिफाई किया है तुमने, एंड फिर उसको तुमने अगर रिजोल्व किया है तुमको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि उस इशू को कैसे रिजोल्व किया है तुमने, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना, ये सारी चीज़ें तुमको आंसर में लिखनी पड़ेगी। ये एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा अलग था, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे डाल दिया कि तुमको समझ में आना चाहिए कि अच्छा इसका आंसर ऐसा है, ठीक है। तो जो तुम्हारे बेसिक वाले जो पॉइंट है ना, इंटीग्रिटी, कॉम्पिटेंस, इथिकल रिक्वायरमेंट एंड उसके साथ में सिग्निफिकेंट मैटर, वो 4 वाले पॉइंट थे, उसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तुम ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि तुमको इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, इशू अगर आइडेंटिफाई होते हैं तो एंड फर्म अगर डिसाइड करता है कि उसको एक्सेप्ट करना है तो उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि इशू कैसे रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई बात नहीं है। उसके बाद में ऐसे 220, अभी ऐसे 220 क्यों आता है, क्योंकि तुमको इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट के बारे में भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्यों इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट, क्योंकि तुम्हारा एंगेजमेंट टीम मेंबर है ना, उसने क्या किया है, तुम्हारा फर्म छोड़ के वहाँ पे जाके बैठा है, तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या, इंडिपेंडेंस का रिक्वायरमेंट है क्या। Obtain relevant information from the firm and where applicable network firm to identify and evaluate circumstances and relationship जो क्रिएट करते हैं थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। अब ये यहाँ तक तो आंसर ठीक है, तुम मैनेज कर लोगे। ये जो आंसर है ना, ये तो पूरा नया आया है, ये तो पूरा नया है, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे पहले कि इसका आंसर ऐसे रहेगा। तो ये आंसर तुमको देख के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना इन्होंने एक एक पॉइंट उठाया है एंड उस एक एक पॉइंट के बारे में उन्होंने एक एक पैरा में बता दिया है, ठीक है। जैसे कि तुमने क्या किया है, फॉलो देयर फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट तुमको देखना पड़ेगा एंड पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड है क्या, फर्म हैज नेसेसरी रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज, वो तुमको देखना पड़ेगा। ये इन्होंने पॉइंट डाल दिया। अभी यहाँ पे तुमको क्या क्या किस किस पॉइंट से रिलेट करता है। एक तो है क्लाइंट जो है ना पॉलिटिकल पार्टी में जा रहा है, तो यहाँ पे उसके पास में पोटेंशियल रिस्क हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल वाले क्या करते हैं, झोल झापट बहुत सारा करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क एसोसिएट देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ये तो क्लाइंट के बारे में देख लिया, तो दूसरी चीज़ तुम्हारे बारे में, तुम्हारे पास एक्सपर्टीज है क्या, क्योंकि तुम्हारा जो मेंबर है ना वो छोड़ के चला गया है। एंड तीसरी चीज़, तुम्हारे पास इंडिपेंडेंस है क्या, क्योंकि वो जहाँ पे गया है ना वो उन्हीं ग्रुप कंपनीज का एक हिस्सा रहेगा, एसोसिएट कंपनी रहेगा। तो इतनी बातें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि तुमको फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, जो एक्सेप्टेंस के लिए है। दूसरी चीज आती है कम्युनिकेट करना पड़ेगा क्लियरली विद द क्लाइंट रिगार्डिंग स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोथ पार्टीज एंड एनी लिमिटेशंस, जो हम जनरली करते हैं। कोई भी अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं ना, ठीक है, एक मिनट में इसको कम कर दो। कोई भी अगर एंगेजमेंट अगर हम एक्सेप्ट करते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके साथ में स्कोप ऑफ एंगेजमेंट वगैरह क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जिम्मेदारी क्या है, एंड TCWG तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, दोनों बातें हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कोई लिमिटेशन है क्या वो भी देखते हैं। तो ये पॉइंट इन्होंने ऐड करे, देख ये पॉइंट इन्होंने ऐड करे, ये आंसर को तुझे देख के ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ना सजेस्टेड के साथ में मैच नहीं होगा। नॉलेज बहुत होगा तेरा, सजेस्टेड के साथ में मैच नहीं होगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर तुझे इंडिपेंडेंस देखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी थ्रू आउट द एंगेजमेंट देखना पड़ेगा। सिंस सीनियर मैनेजर है ना, वो क्या कर रहा है, प्रोवाइड सर्टेन अकाउंटिंग सर्विसेज टू द वन ऑफ द ग्रुप कंपनीज, तो यहाँ पे तुमको इथिकल रिक्वायरमेंट एंड इंडिपेंडेंस के बारे में देखना पड़ेगा। उसके बाद में कंटिन्यूअली मॉनिटर द क्लाइंट रिलेशनशिप फॉर एनी चेंजेस और डेवलपमेंट, क्यों, स्टेइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट सिग्निफिकेंट इवेंट सच एज इनकम टैक्स सर्च, ठीक है। तो इनकम टैक्स सर्च भी हुई थी वहाँ पे, तो तुझे कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा क्लाइंट रिलेशनशिप फॉर एनी चेंजेस और डेवलपमेंट। एंड उसके बाद में इवेल्यूट करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ टैक्स डिस्प्यूट्स एंड लाइबिलिटी। मतलब अगर वो सर्च में अगर तेरे पास कुछ लाइबिलिटी वगैरह आती है ना, तो उन्होंने डिस्क्लोजर वगैरह दिया है क्या, उसमें रिस्क क्यों है, क्योंकि कंपनी अगर अच्छा है ना बहुत, तो वहाँ पे सर्च होने की ज़रूरत नहीं है। सर्च तभी हुआ है ना जब कुछ तो गड़बड़ है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि अच्छा यहाँ पे रिस्क क्या है। फिर तुमको देखना पड़ेगा वो सर्च में अगर कुछ लाइबिलिटी वगैरह आती है तो तुमको कंटिन्यूली अपडेट रहना पड़ेगा ना, क्या हुआ है सर्च में, क्या हुआ है इधर, क्या हुआ है वहाँ पे, क्या हुआ है। तो वो क्योंकि लाइबिलिटी वगैरह आती है तुमको FS में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस सारी बातों के लिए तुमको यहाँ पे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा क्लाइंट का रिलेशनशिप। उसके बाद में इंश्योर देयर एंगेजमेंट टीम पजेसेस द नेसेसरी कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटीज, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट ने अभी छोड़ के गया है, तो तुम्हारे पास में क्या कोई और रिसोर्स है क्या, ठीक है। तो अगर नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, रिक्रूट करना पड़ेगा अनदर तुम्हारा मैनेजर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट।
ठीक है। तो दिक्कत तुमको हो सकती है आंसर पढ़ के, मैं मानता हूँ कि तुमको आंसर देख के दिक्कत होगी, तुमको ये नहीं समझेगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है, एंड तुम तुम्हारे हिसाब से लिख कर आओगे बट सजेस्टेड के साथ मैच नहीं होगा, इसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स कट किए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें तुम ज़्यादा नहीं खेल सकते हो, तुम बस इतना देखो कि इसका आंसर कैसे लिखा है। तो स्टार्टिंग में तो मैंने तुमको बता दिया, ये 4 पॉइंट तो तुम लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें तुमको दिक्कत आने भी नहीं चाहिए। ये पॉइंट मैंने बता दिया, 220 का रेफरेंस तुम दे सकते हो, बस रेफरेंस देके इंडिपेंडेंस वगैरह एक सेंटेंस लिख दोगे ना तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, तुमको ऐसा का ऐसा वर्डिंग नहीं चाहिए। ये जो नीचे के पॉइंट है ना, इसमें से दो पॉइंट है ना ऊपर से, ये थोड़े अलग से है, बाकी 3 पॉइंट को तुम रिलेट करके चल सकते हो कि कंपनी में हुआ क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली बात क्या हुई है, सर्च हुआ है, सर्च हुआ है तो उसके बारे में तुम क्या करना पड़ेगा, तुमको कंटिन्यूसली अपडेट करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा सर्च के बारे में। उसके बाद में क्या हुआ है, उसके बाद में क्या हुआ है तुम्हारा पॉलिटिकल इलेक्शंस वगैरह है, तो इलेक्शंस के हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पोटेंशियल रिस्क वगैरह देखना पड़ेगा, इंटीग्रिटी देखनी पड़ेगी क्लाइंट के बारे में। ठीक है, उसके बाद में एंगेजमेंट टीम छोड़ के गया है तो तुम्हारे पास एक्सपर्ट, एंगेजमेंट टीम मैनेजर छोड़ के गया है, तुम्हारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, तो तुम्हारे पास देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी है क्या, तुमको रिक्रूट करना पड़ेगा अनदर मेंबर बिफोर तुम्हारा एक्सेप्टेंस। एंड उसके बाद में वो क्या किया है, वो क्या कर रहा है, एसोसिएट कंपनी को जाके सर्विसेज दे रहा है, तो इंडिपेंडेंस वगैरह की भी बात आती है, तो इंडिपेंडेंस वगैरह तुमको मेंटेन करके चलना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, क्योंकि तुम्हारा जो सीनियर मैनेजर है ना वो क्या कर रहा है, ग्रुप कंपनीज में से किसी एक कंपनी को जाके सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो तुम्हारे वैसे हो जाएंगे, ऊपर का पॉइंट भी तुमको, ऊपर का पॉइंट एंड 2 नंबर का पॉइंट बस तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर का पॉइंट तो सिंपल है, तुमको क्या करना पड़ेगा, फर्म के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉर क्लाइंट एक्सेप्टेंस को तुमको लगाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। बस एक पॉइंट है जो तुमको ऐसे अलग से है, बाकी सारे पॉइंट को तुम लिंक कर सकते हो। ठीक है, कम्युनिकेट क्लियरली विद द क्लाइंट रिगार्डिंग स्कोप ऑफ एंगेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, बोथ पार्टीज का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिमिटेशन है, तो उसके बारे में तुमको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बस ऐसा है ना कि बहुत खतरनाक वाला अलग वाला क्वेश्चन है, नहीं तो बाकी सारी चीज नॉर्मल है और कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको तुम मार्क कर सकते हो एलडीआर के लिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पे एक क्वेश्चन आके बहुत अच्छी बात एक हुई है कि इसका आंसर क्या है लिखना है ना, ये तुमको क्लियर हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि पहले जो क्वेश्चंस आए हैं ना, तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चंस का आंसर आईसीएआई ने नहीं दिया होता ना, तुमको ये नहीं समझता कि यहाँ पे लिखना क्या है। ठीक है, समझता बट सजेस्टेड के साथ में मैच नहीं होता। सर क्या बोल रहे हो, सर एक बात बताओ मुझे, क्वेश्चन में क्या हुआ है, सीनियर पार्टनर है, लिस्टेड कंपनी का ऑडिट हुआ है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू करना है, what are the aspects which would be looked into by CA गिरी as an EQCR in relation to the engagement। क्या चीजें चेक करोगे सर, इसका आंसर तुमको पता है, बट जो तुम आंसर लिखोगे ना, वो आंसर कौन सा है पता है क्या, ये आंसर तुम लिखोगे, ये आंसर तुम लिखोगे जो आंसर है तुम्हारा SQC1 का, तो तुम कौन सा आंसर लिखोगे, जो आंसर है तुम्हारा SQC1 का, तो SQC1 का तुम आंसर लिखोगे, बट ये आंसर लिखने के बाद में इतना बड़ा तुमको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों सर, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, आंसर गलत है क्या, नहीं भाई आंसर पूरा सही होगा, बट एग्जामिनर जो पेपर चेकर है ना, उसको नहीं पता है कि भाई ये आंसर है उसका, क्योंकि सजेस्टेड में नहीं है, इसकी वजह से 0 करेंगे। देख भाई आंसर वही है, आंसर वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आंसर तुम तभी लिखो जब तुमको है ना 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे। गिवन क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, इसमें ना तुम्हारे पास 2.5 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए रहेंगे, एंड दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर तुम्हारे पास में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है बिटवीन सीए गिरी एंड एंगेजमेंट पार्टनर, मतलब क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर एंड तुम्हारे पास एंगेजमेंट पार्टनर में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है ना, ये 2 क्वेश्चंस पूछे, तो एक तो तुमको वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी जो तुम्हारे पास एंगेजमेंट में तुमको EQCR में तुमको लिस्टेड कंपनी में चेक करनी होती है, एंड दूसरा अगर तुम्हारे पास डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है उस केस में तुम क्या करोगे, ये लिखना पड़ेगा, तो इसका आंसर डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा। अभी जो ये चीज है ना कि तुमको कंफ्यूजन होता है कि SQC1 को लिखना है कि SA220 का लिखना है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखो वैसे तो तुम SQC1 जो है ना, इसको तुम लिख सकते हो, सर कैसे लिखोगे, अगर ऑडिट है तो SA220 जाएगा ना, भाई तो ऑडिट है ना, तो ठीक है ना, ये भी ऑडिट ही है, ये भी ऑडिट ही है, ये कोई और एंगेजमेंट नहीं है, यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना वो भी ऑडिट के ही है, ये भी और कोई नहीं है, बस इसको SQC1 में रखा है, इसका मतलब थोड़ी होता है कि तुम यहाँ पे SQC1 नहीं लिख सकते हो। बट आईसीआई का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि तुम्हारा अगर 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है ना,
तो अगर सिर्फ इसके ऊपर 5 मार्क के लिए आता है तो इतने सारे पॉइंट लिखो। अगर 2 मार्क के लिए तुमको पूछा है, क्योंकि 2 मार्क के लिए तुमको क्या पूछा है, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतलब 2.5 मार्क के लिए डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन पूछेंगे, 2.5 मार्क के लिए तुमको ये वाले पॉइंट्स पूछेंगे, क्या कंसिडर करके चलना है। तो अगर 2.5 मार्क के लिए तुम ऐसे 7-8 पॉइंट लिखोगे, कोई मतलब नहीं बनता है। तो सर क्या लिखना क्या है, तो जो ऐसे 220 में है ना, जो ऐसे 220 में है ना हमारे पास में, ये वाले पॉइंट, ऐसे 220 के जो लिस्टेड एंटिटी के पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट बस तुमने लिखना है। ये बात समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया है। क्यों सर, 5 मार्क के लिए तुमको क्वेश्चन आएगा जिसमें 2 पॉइंट्स तुमको पूछे, 2 पॉइंट्स तुमको पूछे, तो पहला पॉइंट जो है ना वो किसके बारे में बात करेगा, पहला पॉइंट तुमको बात करेगा कि तुमको क्या चीज़ें कंसिडर करके चलनी चाहिए इक्यूसीआर में, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट बात करेगा कि अगर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है तो तुमको कैसे रिजॉल्व करना है। तो जो पहला पॉइंट आता है 2.5 मार्क के लिए बनेगा, तो उसके लिए तुम 3 पॉइंट लिखोगे, तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको, 3 पॉइंट है तो इसको तुम लिखोगे। तो ये ऐसे 220 का हिस्सा तुम यहाँ पे लिखोगे, एंड इसी वजह से मैंने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। एंड दूसरी बात SQC1 में जाएगी, फिर सिर्फ SQC1 में जाएगी, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन कहाँ पे है, तुम्हारे SQC1 में है। तो ये चीज़ आती है, उसके बाद में तुम ये चीज़ लिखो 2.5 मार्क के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो है ना, देख लॉजिकली है नहीं ये चीज़ कि तुम अगर ये पॉइंट लिखते हो ना तो भी तुमको मार्क्स मिलने चाहिए। अगर वो बंदे को अगर थोड़ा भी नॉलेज है ना, जो पेपर चेक करने वाला है वो तुमको मार्क्स देगा, वो तुमको मार्क्स देगा। बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है, वो क्या करेंगे, सजेस्टेड के साथ में देखेंगे एंड तुमको मार्क्स देंगे, ठीक है। तो फालतू में मार्क्स जा रहे हैं भाई, फालतू में, कोई पता नहीं यार ऐसे क्यों हो रहा है। ऐसे को इतना समझना चाहिए कि कंटेंट देखना भाई, तू कंटेंट देख, क्या लिखा क्या है, तेरे पॉइंट एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहे, इसकी वजह से तू मार्क्स थोड़ी काट रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत है एक्चुअल में, तो इसकी वजह से तुमको एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना पड़ेगा कि अच्छा सजेस्टेड में क्या है, उसको तुम लिख सकते हो क्या, तुमको दोनों चीज़ें पता है, बट सजेस्टेड में जो है ना उसके हिसाब से तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो 3 पॉइंट तुम लिख लेना जो ऐसे 220 के हिसाब से है, एंड उसके बाद में SQC1 में तुमको डिफरेंस देखना पड़ेगा। माइट बी द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन एंगेजमेंट टीम, या फिर कंसल्टेशन जिससे तुमने लिया है, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, इनके बीच में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं। कैसे रिजोल्व करना है, वो फर्म के जो पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स है ना उसके हिसाब से रिजॉल्व करना है। देख दोस्त, तू सब लिख के आ जाएगा, क्या लिखेगा पता है क्या, कंसल्टेशन विद अनदर प्रैक्टिशनर और फर्म और प्रोफेशनल और रेगुलेटरी बॉडी, ये सब लिखेगा। लेकिन एक चीज, एक आंसर तेरा इंपॉर्टेंट जो है ना ये है कि फर्म के जो पॉलिसीज है ना, एस्टेब्लिश जो प्रोसीजर्स पॉलिसीज है ना उसके हिसाब से तूने रिजॉल्व करना है। ये इंपॉर्टेंट तू पोर्शन तू भूल जाएगा, इसको अगर लिखेगा तो तेरा आंसर ऐसे चमकेगा, तेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना दोस्त। रिपोर्ट शुड ओनली बी इशूड आफ्टर रिजोल्यूशन ऑफ सच डिफरेंसेस। रिकमेंडेशन ऑफ एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर अगर एक्सेप्ट नहीं होते, एंगेजमेंट पार्टनर नहीं करता है, तो मैटर इज रिजॉल्व बाय रिव्यूअर सेटिस्फैक्शन, द मैटर शुड बी, मैटर इज नॉट रिजॉल्व टू द रिव्यूअर सेटिस्फैक्शन। तो मैटर को कैसे रिजॉल्व करना है, इस्टेब्लिश फर्म के पॉलिसी एंड प्रोसीजर से तुमको रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये बात बस आती है और कुछ नहीं है। तो देख, ये तुम्हारे SQC1 में ज़्यादा कुछ बात नहीं है। तो विड्रॉल के केस में तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तुमको आंसर आएगा। यहाँ पे बस तुमको पॉइंट को लिंक करना पड़ेगा, अच्छा ऐसे ऐसे उन्होंने लिखा है इसके हिसाब से। एंड जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे तुझे देखना पड़ेगा आंसर, जो तू SQC1 वाला जो है ना, SQC1 में जो प्रोसीजर्स लिखे हैं तुमको कंसिडर करके चलने हैं, जो EQCR ऑफ लिस्टेड में वो नहीं लिखना है। जैसे 220 में जो लिखे हैं ना EQCR ऑफ लिस्टेड में क्या कंसिडर करके चलना है, वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ये बस क्लियर करना था मुझे, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को रखा है, ठीक है। उसके बाद में ये जो चैप्टर 2 है ना, प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, उसमें ना कोई क्वेश्चन का एडिशन नहीं है। प्लानिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन में कोई क्वेश्चन का एडिशन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन मॉड्यूल में पहले से था, बस मैंने इसको हटा दिया था कि ज़रूरत नहीं लगी उसको मुझे आपको बताने के लिए, क्योंकि फालतू का क्वेश्चन है। अभी भी मुझे लगता है कि फालतू का है, बस इसका आंसर है ना, अभी मुझे लग रहा है कि इसका आंसर अगर ईजी है, एक बार अगर आप इसको देख के जाओगे ना, तो अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है, इन केस चांसेस बहुत कम है, अगर इन केस आ जाता है ना तो तुमको अगर याद होता है तो रख लो, नहीं होता है तो छोड़ दो, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने बस रखा है और कुछ नहीं है। तो बस पढ़ लेना एक बार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट फैक्टर्स शैल बी कंसिडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। क्या चीज़ें तुमको देखनी है, देख भाई एकदम जेनरिक, एकदम जनरल आंसर है, तो इसको तो देखना पड़ेगा।
टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट देखना पड़ेगा, नेचर टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट, एप्लीकेबल लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज कौन से, मटेरियलिटी लेवल क्या होना चाहिए, कंडीशनिंग रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, reliance to be placed on the accounting system, internal control, nature and extent of audit evidence to be obtained, work of internal auditors, involvement of other auditors and coordinating staffing, joint auditor। तो सर क्या है ये, देख भाई, तू ऑडिट प्लान एकदम स्टार्ट में करता है ना, तो पहले ही तुझे आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए वो तुझे कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो क्या क्या चाहिए तुझे देखना पड़ेगा, तू किसी और का काम यूज कर सकता है क्या, किसी और में कौन आएगा, अदर ऑडिटर, ऑडिटर का एक्सपर्ट, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट, जॉइंट ऑडिटर, ये सारे आ जाएंगे, उसका काम यूज कर सकता है क्या, मटेरियलिटी कितना सेट करना है तुझे, सिग्निफिकेंट एरिया कहाँ पे रहेंगे, तुझे प्लान कैसे करना है, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसेस कहाँ पे लगाना पड़ेगा तुझे, रिस्क कहाँ पे ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जनरल है। तो अगर अच्छे से पढ़ेगा तो ये समझ में जाएंगी कि कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ऐसे भी लिख देगा ना कि अच्छा ये होता है, तो भी तो ये समझ में आएगा। फिर रिपोर्ट का टाइमिंग क्या होता है, क्यों चाहिए, क्योंकि तुझे प्लान करना पड़ेगा ना, तो प्लान करते समय तुझे एंड तो पता होना चाहिए कि रिपोर्ट कब देना है, उसके हिसाब से तू प्लान करेगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे होती है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको एक बार रीड करके छोड़ दे। उसके बाद में तुम्हारा मटेरियलिटी रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल का चैप्टर है। उसमें एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन क्या है, बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरे इसमें ये तो आपको पता है, मुझे बहुत मजा आता है इसमें। कौन सा वाला क्वेश्चन है, देखो, हेड ऑफ प्रोक्यूरमेंट हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर परचेसिंग, रिसीविंग गुड्स एंड अप्रूविंग पेमेंट टू द सप्लायर। हिज एक्शन आर नॉट रिसीव बाय द अनदर पर्सन इन कंपनी, नॉट रिव्यूड बाय द अनदर पर्सन ऑफ कंपनी। तो प्रोक्यूरमेंट वाला जो बंदा है ना, वही क्या करता है, परचेस के ऊपर, रिसीविंग गुड्स के ऊपर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, पेमेंट भी वही करता है। तो क्या चीज़, कुछ याद आ रहा है क्या तुमको, कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और एक चीज़ है, दूसरी चीज़ क्या है, कंपनी स्टाफ हैज़ बिन वर्किंग इन द सेम रोल फॉर द 5 ईयर विदाउट एनी रोटेशन, रोटेशन ऑफ ड्यूटी नहीं हो रहा है। अच्छा, कुछ याद आ रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टोर मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इन्वेंट्री, अब तो कुछ याद आ रहा है क्या दोस्त, कि जो बंदा एसेट को देखता है, फिजिकल कस्टडी देखता है, उसके पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या दोस्त, देख हमने पहले ही बात करी है। इंटरनल चेक सिस्टम में आ जा। इंटरनल चेक सिस्टम में हमने क्या बात करी है, इंटरनल चेक सिस्टम में हमने बात करी है फिजिकल मूवमेंट जिसके पास में है ना, उसके पास में तुम्हारे पास रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला, अगर एसेट है तुम्हारे पास में, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपका इन्वेंट्री का है तो इन्वेंट्री के पास में रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं है। अगर आपके पास में एसेट्स है तो आपके पास में फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर आप डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड सेल्स वाला जो कैश रिसिट है वो साथ में नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ हमने पहले डिस्कस करी है। ये कहाँ पे आता है, तुम्हारा इंटरनल चेक सिस्टम में आता है। तो इंटरनल चेक सिस्टम में आ जाता है, ये तो तुमको देखना पड़ेगा इंटरनल चेक सिस्टम में। उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या है, देखो दो क्वेश्चन है तुम्हारे पास, दो आंसर लिखने पड़ेंगे। ब्रीफली डिस्कस जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू द इंटरनल चेक सिस्टम टू बी इंश्योर बाय यू एज अ ऑडिटर। जनरल कंडीशन, तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन था इंटरनल चेक सिस्टम में। 3 जनरल कंडीशंस मैंने लिखा ही है पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम। उसको हमने समराइज कैसे किया था, ऐसे हमने समराइज किया था। तो ये आंसर तुमको लिखना पड़ेगा। ये मैंने आपको बोला था, बस याद रखने के लिए आपको दिया है, ठीक है। तो ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। नो पर्सन, जिसके पास में कंप्लीट कंट्रोल होना चाहिए बिजनेस के एस्पेक्ट के साथ में। फिर हमने बात करी थी रोटेशन ऑफ ड्यूटीज़ की। फिर हमने बोली थी कि एटलीस्ट एक बार उसको छुट्टी पे भेज दो, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने बात करी थी। यही चीज़ तुमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, जनरल कंडीशन का आंसर ये तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन क्या है, डू यू थिंक दैट जनरल कंडीशंस पर्टेनिंग टू इंटरनल चेक सिस्टम आर वायलेटेड इन द गिवन सिचुएशन। तो गिवन सिचुएशन में तुम्हारे पास में इंटरनल चेक सिस्टम के कंडीशन वायलेट हुए क्या, हाँ भाई वही तो हुए ना भाई, हर केस में। कैसे, जो पहला है तुम्हारा प्रोक्योर करता है, परचेस करता है ना, उसको परचेस रिसीव करना, गुड्स पेमेंट से अप्रूव करना, ये सब का एक्सेस है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा कंट्रोल, नो सिंगल पर्सन शुड हैव कंट्रोल और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। फिर दूसरी चीज़ क्या है तुम्हारा, विदाउट एनी रोटेशन, तो रोटेशन ऑफ ड्यूटी आता है तुम्हारा, लैक ऑफ स्टाफ रोटेशन वाला पॉइंट आ जाता है तुम्हारा। एंड स्टोर मैनेजर के पास में इन्वेंट्री का रिकॉर्ड्स का जिम्मेदारी है, तो ये गलत है। फिजिकल कस्टडी जो है ना, उसके पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं होना चाहिए। यही 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ से है, तो गिवन केस में हुआ है। ये 3 पॉइंट यहाँ से ही है, ठीक है। तुमको अगर चाहिए ना तो ये स्क्रीनशॉट निकाल लो एंड फिर पढ़ते बैठो, ठीक है। दिख रहा है तुमको, ठीक है, पढ़ते बैठो। फिर उसके बाद में आता है तुम्हारा 200 का सीरीज। 200 का सीरीज में कोई
नया क्वेश्चन नहीं है, जो भी क्वेश्चन है पहले हमने सारे कवर कर लिए। फिर आते तुम्हारे 500 का सीरीज। 500 की सीरीज में भी तुम्हारे पास में एक दो क्वेश्चन है जो तुमको देखने हैं, जो मोस्टली 580 एंड 560 का ये रहेगा, 560 का ये रहेगा। ठीक है, तो 500 की सीरीज में आते हैं हमारे पास में ऑडिट इज नियरिंग कंप्लीशन इन द मंथ ऑफ जुलाई, मतलब कंप्लीट होने की कगार पे है, अभी कंप्लीट हुआ है क्या नहीं हुआ है, तभी सीए को कुछ पता चल जाता है, मतलब ऑडिट कंप्लीशन से पहले पता चलता है। ठीक है, इवेंट कम टू नो बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले। ठीक है, ऑन 1 जनवरी उसका क्या हुआ है, कस्टमर को इंजरी हुआ है, लीगल क्लेम उसके अगेंस्ट में आया है ओवरसीज बायर से, ये सारी चीज आती है। ठीक है, एग्री टू आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए उन्होंने एग्री किया है, मैनेजमेंट ने एग्री किया है कि हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे 4 करोड़ में। ठीक है, ताकि हमारा रेपुटेशन बच जाए। एफएस ऑफ द कंपनी आर साइलेंट ऑन दिस इशू, तो एग्री किया है उन्होंने, तो 4 करोड़ उनके जाने वाले हैं, लेकिन इसके बारे में एफएस में नहीं बताया है। तो ये चीज तुझे कैसे डील करनी पड़ेगी, इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देख, कम टू नो बिफोर द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये वाला पार्ट आ जाएगा। 560 request management to provide written representation as per SA 580 all the events occurring subsequent to the date of FS and for which the applicable financial reporting framework require adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed। इसके बारे में तो SA 580 में तो क्या करता है, WR प्रोवाइड करता है, लेता है मैनेजमेंट से। CA should ensure that appropriate adjustment and disclosure are made by the management. In the absence of the same, he should consider impact of the said इवेंट एंड रिपोर्ट अकॉर्डिंगली। तो देख भाई, तू जो 560 में ये सब पढ़ के आता है ना, इसमें से कोई कंटेंट यहाँ पे नहीं है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चंस को रखा है, ताकि तुझे सजेस्टेड के साथ में मैच करना है। तुझे पता है कि अच्छा वो 3 पॉइंट थे, ऐसा करना था वैसा करना था, वो सारी चीज़ों में घुस जाएगा। अच्छा ये दो पॉइंट में डिवाइड करो, बिफोर या फेस, उसके बाद में क्या ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पे बस लिखना है तुझे 580 में WR ऑप्टेन करना है, इतना ही आंसर है इसका। इतना आंसर लेने के लिए तुझे 5 मार्क मिल जाएंगे अगर तू एक बार करके गया तो। इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे रख दिया। अगर तू एक बार करेगा तुझे समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे लिखना है ना, लिखना क्या है पता हो जाएगा तेरे को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखना क्या है वो अगर पता हो गया तो उसमें बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है, बस पता होना चाहिए कि लिखना क्या है। बस यही ऑडिट की दिक्कत होती है कि तुमको नॉलेज बहुत सारा होता है, नॉलेज बहुत सारा होता है तुम्हारे पास में, बस सजेस्टेड के साथ में मैच नहीं होता है। तो इसकी वजह से तुमको ये क्वेश्चन यहाँ पे है, तुमको क्या है, जो नॉर्मल 560 में हम देखते हैं ना, वो नहीं लिखना है। तुमने बस यहाँ पे क्या करना है, 580 को रेफरेंस देके लिखो कि तुमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तुमको ऑब्टेन करना पड़ेगा, और अगर नहीं देता है वो तो एंड डिस्क्लोजर वगैरह नहीं देता है, तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। तो एक बार पढ़ के जाओ और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये तुम्हारा 580 का क्वेश्चन बन जाता है। 580 का क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, कैरिंग आउट एन ऑडिट ऑफ रिस्टेटेड एफएस, 3 साल के लिए उन्होंने किया है, तो तुम्हारे पास में 1 2 3। ठीक है, सबमिशन टू सेबी के लिए किया है, आईपीओ में कुछ तो कैसे उनका, प्लानिंग टू इशू ऑडिट रिपोर्ट ऑन 5 अगस्त, 5 अगस्त को उसको ऑडिट रिपोर्ट इशू करना है। अच्छा जी, बिफोर इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिक्वेस्टेड मैनेजमेंट WR, तो 560 में ना तुमको रिपोर्ट इशू करने से पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने ऊपर देखा ना, टू प्रोवाइड WR इन अकॉर्डेंस विद 580, रिक्वेस्ट करना है मैनेजमेंट को तुमको, यही चीज है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी प्रोवाइडेड मैनेजमेंट लेटर किसके, 1 अप्रैल को। ठीक है, कवरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 ओनली। ठीक है, 23-24 बस उसने कवर किया है। वर नॉट इन पोजीशन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर 22-23 एंड 21-22 बिकॉज दे वर नॉट इन प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। तो हमने 580 में बात करी है, हमको नहीं पता भाई, तू पहले था नहीं था, हमको नहीं पता, हमको नहीं जानना है। तूने जो पीरियड कवर किया है ना वो 3 साल है ना, तो हमको 3 साल के लिए क्या चाहिए, 3 साल के लिए हमको WR चाहिए। हमको नहीं जानना है कि तू भाई पहले कहा था अब कहा है, पहले कौन थे, हमको नहीं जानना है। तूने जो साइन किया है ना उसमें 3 साल की कवरेज है ना, तो हमको क्या चाहिए, हमको 3 साल का कवरेज चाहिए, बस इतनी सी बात आती है। तो इसका आंसर तुमको पता है, बट लिखना कैसे है, इसका आंसर देखो सजेस्टेड में। ठीक है, एक तो तुमने गिवन सिचुएशन लिख दिया, जो सारी चीज़ें रिस्टेटेड हुआ है, ये 3 साल का तुमको देना है। 580 के हिसाब से WR क्या है, नेसेसरी है। नेसेसरी है मतलब क्या, जब तक कि तुमको मिलता नहीं है तब तक तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो साई प्रोवाइड नहीं करता है। वो हमारा एक वाला सेंटेंस था ना कि वो नेसेसरी है बट साई प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, नेसेसरी है, क्योंकि तुम क्या करोगे, तुम साइन नहीं कर पाओगे। कैन नॉट बी एक्सप्रेस ऑडिटर्स रिपोर्ट कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द WR। ठीक है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाएगा जब तक तेरे पास WR नहीं आता है। ठीक है, 560 क्या बात करता है, जो हमने ऊपर बात करी है, ऑडिटर इज कंसर्न विद द इवेंट्स ऑकरिंग अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट
that may require adjustment or disclosure in the FS. The WR as are dated as near as practicable to but not after the date of auditor's report. ये चीज़ तुमको पता है. Some circumstances में auditor to obtain WR about the specific assertion in the FS during the course of audit. It may be necessary to request to updated WR. तुमको कुछ केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, updated WR तुमको मांगना पड़ेगा. अच्छा जी, WR are for all periods referred to in auditor's report because management need to reaffirm that the WR it previously made with respect to the prior periods remain appropriate. ये हमने देखा है. ऑडिटर एंड मैनेजमेंट में एग्री टू फॉर्म द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो फॉर्म के लिए एग्री हो सकते हैं रिलेटिंग टू द प्रायर पीरियड. सिचुएशन में आ रहा है जहाँ पे करंट मैनेजर प्रेजेंट नहीं था ड्यूरिंग ऑल पीरियड्स. दिस फैक्ट हाउएवर डज नॉट डिमिनिश सच पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल. तो हमको नहीं पता, हमको चाहिए सारा का सारा. कवर द होल पीरियड रिलेवेंट, जो भी रिलेवेंट है सारे पीरियड तुमने कवर करके चलने हैं. गिवन केस में मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड WR एज रिक्वेस्टेड, डिस्कस ऑडिटर शैल डिस्कस विद द मैनेजमेंट, री इवेल्यूएट इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. जो तुम्हारे पास एंड में जो 3 पॉइंट थे ना, यही वाले वो 3 पॉइंट है. ठीक है, तुमको 705 के हिसाब से तुमको वो रिपोर्ट करना पड़ेगा. तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन का आंसर तुमको कब कहाँ से पता है क्या? यहाँ से नीचे तुमको आंसर का आंसर पूरा पता है. WR से लेकर नीचे तक एंड तक, बस ये वाला जो पोर्शन है ना बीच का, ये 560 का, ये वाला बस तुमको देख के जाना पड़ेगा 560 का. ठीक है, बस इसकी वजह से क्वेश्चन ऐड हुआ है. बस तुमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसका आंसर कैसे लिखा है. ठीक है, क्योंकि इसके लिए 1-2 मार्क होंगे, बाकी 3-4 मार्क नीचे वाले पोर्शन के लिए होंगे. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और एक क्वेश्चन है तुम्हारा 570 का. इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, बस इसका आंसर है ना, आंसर ये थोड़ा अलग है, इसकी वजह से मैंने डाल दिया. ठीक है, पता तो है आपको. बस कस्टमर बेस कम हो रहा है, क्रिएटर का पेमेंट डिले हो रहा है, सैलरी पे नहीं कर पा रहा है, कि फाइनेंशियल रेशो रेड है, रिक्वेस्टेड बैंकर्स टू प्रोवाइड एडिशनल वर्किंग कैपिटल, बैंकर नहीं दे रहा है पैसा. तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से है? तुम्हारा इवेंट एंड कंडीशन है जो क्या करते हैं, गोइंग कंसर्न देते हैं. तो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, प्रोसेस का तुमको फॉलो करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था तुम्हारे पास में, प्रोसेस तुमको क्या फॉलो करने. तो हमने कवर तो किया है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको चाहे तो. इफ द यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करते हैं एंड एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया है, तो ऑडिटर उस केस में कैसे डील करेगा. ठीक है, तो एक कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा, गोइंग कंसर्न का बेसिस अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है एंड डिस्क्लोजर भी दिया है. तो यहाँ पे तुम्हारा मॉडिफाई नहीं होगा, ओपिनियन अनमॉडिफाइड जाएगा, बट तुमको प्यारा देना पड़ेगा. कौन सा प्यारा, मर्तो को प्यारा देना पड़ेगा. उसके बारे में हम बात करेंगे नीचे एंड में. ठीक है, 1 मिनट में तुमको दिखा देता हूँ. पहले ये रहा वो पॉइंट. ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट टू मेक इट्स असेसमेंट. उसके बाद में मैनेजमेंट का प्लान देखते हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, कैश फ्लो फोरकास्ट देखते हैं, प्रॉफिट फोरकास्ट नहीं. ठीक है, उसमें अंडरलाइंग डेटा, सपोर्ट अजम्पशन, एडिशनल फैक्ट देखते हैं हम एंड WR रिक्वेस्ट करते हैं. ठीक है, यही सारे तुम्हारे क्या हो जाएंगे, एडिशनल तुम्हारे प्रोसेस हो जाएंगे. तो ऑडिट के प्रोसेस क्या है तुम्हारे पास में, रिक्वेस्टिंग मैनेजमेंट टू मेक असेसमेंट, इवैल्यूएशन प्लान ऑफ एक्शन, कैश फ्लो फोरकास्ट चेक करना, एडिशनल फैक्ट एंड रिक्वेस्टिंग WR. ठीक है, अभी गिवन केस में क्या हुआ है तुम्हारे पास, गिवन केस में तुम्हारे पास में क्या है, वही है. हाँ, ये गिवन केस है ना, ये तुम्हारा अलग से उन्होंने डिजाइन किया है आंसर में. ठीक है, आंसर अलग से डिजाइन किया है, नहीं तो मुझे आपको एक क्वेश्चन देने के लिए कोई जरूरत नहीं थी. ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, हमने क्या बोला है, पहला पॉइंट क्या है, रिव्यू मैनेजमेंट असेसमेंट. तो रिव्यू मैनेजमेंट असेसमेंट. तीसरा पॉइंट क्या है तुम्हारा, कैश फ्लो फोरकास्ट. तो कैश फ्लो फोरकास्ट, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रेशो, गिवन केस में फाइनेंशियल रेशो रेट में थे, चैलेंजेस एंड एफर्ट्स टू सिक्योर एडिशनल फाइनेंसिंग, उसको रिव्यू करो कंपनी के चैलेंजेस को. असेस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग कस्टमर बेस, डिलेड पेमेंट्स एंड अदर ऑपरेशनल चेंजेस. मतलब जो तुम्हारे गिवन केस में जो 5 पॉइंट है ना, इसको उन्होंने उठाया एंड ये जो प्रोसीजर है ना, इसको उन्होंने उठाया, उन्होंने मिक्स करके आंसर यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिया है. ठीक है, मतलब इन्होंने ऑडिट के प्रोसीजर्स एंड तुम्हारा गिवन क्वेश्चन का जो कंटेंट है ना, उसको मिक्स करके उन्होंने ऐसा यहाँ पे डिजाइन किया है, और कुछ नहीं है. ठीक है, तो बस ये तुम्हारे एक बार आंखों के नीचे से जानना चाहिए, एक बार तुमने इसको पढ़ना है, और कुछ नहीं है. फिर जो 570 में तुम क्या बात करते हो, एक्सप्रेस करना है अनमॉडिफाइड ओपिनियन. ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या जाएगा, मर्तो को प्यारा जाएगा. तो ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन FS एंड उसके बाद में बता दो कि मटेरियल अनसर्टेनिटी वगैरह एग्जिस्ट करती है. ठीक है, उसने बता दिया है, तुम भी एक बार बता दो.
कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, हमारा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये ईओएम पैरा जैसे होता है, बस यहाँ पे तुम्हारा एक स्टेटमेंट ऐड होता है, ठीक है। ईओएम पैरा में हम क्या करते हैं, ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन ए फेस, उसके साथ में हम क्या करते हैं, हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है ये बता देते हैं। बस यहाँ पे तुमको मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा है ना, तो इसकी वजह से तुमको बताना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, बस और कुछ नहीं है, खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है। एंड फिर 580 में हमने जो बात करी थी ना, देखो ये आखिरी के 3 पॉइंट यहाँ पे थे। मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करो, रिवेल्यूट करो मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी एंड तुम्हारा अप्रोप्रिएट एक्शन ले लो। फिर हमने बात करी थी नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है लेकिन साई प्रोवाइड नहीं करता है, ये सारी चीज़ें तुमको वहाँ पे लिखनी थी ऊपर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर फटाफट रिपोर्टिंग पे आ जाइए। रिपोर्टिंग में क्या है, तुम्हारे पास फ्रॉड है जो 75 लाख का है, तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू रिपोर्ट अबव मैटर तो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या, नहीं है ना भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर होता है तो हमको रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। हाउ शुड प्रोसीड विद सेड मैटर, तो भाई ऑडिटर को तो नहीं देना पड़ेगा, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन कारों में देना पड़ता है एक जगह पे। कौन सा क्लॉज है तुम्हारा, 11 नंबर का क्लॉज है, वहाँ पे तुमको देना पड़ेगा फ्रॉड के बारे में इन्फॉर्मेशन, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देना पड़ेगा क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर नहीं है, ठीक है। 1 करोड़ से अबव है तो ही देना पड़ता है तुमको, रिपोर्ट करना पड़ता है। 75 लाख का है तो तुम्हारे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिपोर्ट करना, ठीक है। तो तुमको ऑडिट कमेटी को बताना पड़ेगा या फिर बोर्ड को बताना पड़ेगा, एंड जो 11 नंबर का क्लॉज है उसको कारों में तुमको रिपोर्ट करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात आती है, इसमें भी कुछ दम नहीं है। फिर एक क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी को उसका कंपनी के साइड में ही किसी का फ्लैट है, सॉरी प्लॉट है लैंड का, उसको खरीदना है, किसका है, मिस्टर सिद्धांत का है जो डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर के साथ में क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो हमने कारों में देखा था, कारों में हमने क्या देखा था कि निधि का रिश्ता है किसके साथ में, ऑफिसर के साथ में। तो तेरा मेरा रिश्ता पुराना, 13 नंबर का क्लॉज क्या था, रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन था, ठीक है। उसके बाद में वो क्या बोलती कि हम अंदर जाके सेटलमेंट कर लेंगे, अंदर जाके सेटलमेंट मतलब इंटरनल, तो इंटरनल ऑडिट का पॉइंट 14 नंबर का पॉइंट था। एंड उसके बाद में क्या बोलते हैं, हम कैश में ट्रांजैक्शन करेंगे, कैश में सेटल करेंगे, बट कैश में नहीं करेंगे, नॉन कैश में करेंगे, ठीक है। कैश में करेंगे तो समझ आता है, नॉन कैश में करेंगे तो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है डायरेक्टर के साथ में, एज के बारे में पॉइंट है, तो क्लॉज नंबर 15 आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। क्लॉज नंबर 15 आता है, साथ में 13 भी आता है, क्योंकि डायरेक्टर है तो रिलेटेड पार्टी है तो तुमको 177 एंड 188 177 188 जो कंप्लाइंस है ना ऑडिट कमेटी का अप्रूवल वगैरह, वो भी तुमको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्लॉज 13 एंड क्लॉज तुम्हारा 15 आता है, इंपॉर्टेंट 15 है एंड तुम्हारा साथ में 13 भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर में क्या लिखा है उन्होंने। क्लॉज 15 है नॉन कैश ट्रांजैक्शन डायरेक्टर के साथ में या फिर पर्सन कनेक्टेड हुई थी हम, सेक्शन 192 आ जाता है तुम्हारा। साथ में क्लॉज 13 भी तुमको देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी का है, तो सेक्शन 177 एंड 188 का कंप्लाइंस चेक करना पड़ेगा। जो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल वगैरह होता है ना, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। टीडीएस का सर्वे हुआ है, लैप्सेस रिगार्डिंग नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। रेज किया है डिमांड 25 लाख का, कंपनी हैज नॉट डिपॉजिटेड डिमांड एंड फाइल्ड एन अपील फाइल किया है, मतलब अभी डिस्प्यूट में है। तो डिस्प्यूट में है तो 7 तारीख को तुम टीडीएस भरते हो, तो 7 तारीख को टीडीएस से तुम्हारे पास में 7 नंबर के क्लॉज में 2 चीजें थी। ए नंबर का पॉइंट था जो अनडिस्प्यूटेड ड्यूज के बारे में बात करता था, बी नंबर का पॉइंट डिस्प्यूटेड ड्यूज के बारे में बात करता था। तो ये कौन सा पॉइंट है, 7B का पॉइंट है, डिस्प्यूटेड ड्यूज, ठीक है। क्योंकि झगड़ा हुआ है, अभी तुमने माना नहीं है, तुमने अपील करी है, तो क्लॉज तुम्हारा 7B आता है तुम्हारा, जहाँ पे डिस्प्यूट के बारे में बात होती है। तो ये तुमको क्लॉज 7B उसके बारे में लिखना पड़ेगा, बात खत्म। उसके बाद में फैंसी फॉरेन कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसका दिल्ली में एक ब्रांच है, ठीक है। सब्सिडरी नानसी प्राइवेट लिमिटेड उसका गुड़गांव में। उसने क्या किया है, उसने बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है 5 अक्टूबर को विथ नानसी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो फैंसी लिमिटेड का ब्रांच ऑफिस है ना, उसका ही सब्सिडरी है नानसी लिमिटेड, तो फैंसी का ही सब्सिडरी नानसी लिमिटेड है, बस ब्रांच किसका था, फैंसी का था। तो उसने क्या बोला, अभी हमारा सब्सिडरी नानसी है ना, वो गुड़गांव में ही है, तो दिल्ली का ब्रांच क्या करते हैं, हम नानसी को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि उधर का उधर वो अच्छे से ऑपरेशन देख लेगा, ठीक है। तो ट्रांसफर हो रहा है उसका क्या, बिजनेस, ठीक है, ब्रांच ऑफिस का बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, जो 1 अप्रैल 2023 से होगा। रेगुलेटरी का अप्रूवल आता है तुमको
20 दिसंबर को, ठीक है। ड्यूरिंग 23-24 दिल्ली ब्रांच ऑफ फैंसी लिमिटेड के एफएस प्रिपेयर होते हैं ऑन द बेसिस दैट ब्रांच ऑफिस डज नॉट कंटिन्यू टू बी गोइंग कंसर्न, ठीक है। तो सही बात है, क्योंकि तुम्हारा ब्रांच ऑफिस कंटिन्यू बेसिस पे नहीं चलेगा। किसके लिए? फैंसी के लिए। कहाँ पे चलेगा? तुम्हारा नानसी में जाने वाला है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? उसको तुमको ट्रांसफर के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? लिक्विडेशन बेसिस पे तुम्हारे बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली ब्रांच हैज इनकॉर्पोरेटेड अबव मैटर डिटेल इन द नोट्स नंबर 1 टू द एफएस। मतलब उन्होंने क्या किया है? गोइंग कंसर्न पे कंटिन्यू नहीं करेगा, तो सही बात है। एंड साथ में नोट भी दिया है, तो और सही बात है। तो सब चीजें सही हो रही है अभी तक। You are a statutory auditor of Delhi branch of Fancy Limited for the financial year 23-24. According to you, Delhi branch has correctly disclosed the above matter. तो तुम्हारे हिसाब से करेक्टली डिस्क्लोज किया है। मतलब अभी दिक्कत कहाँ पे भी नहीं है, दिक्कत कहाँ पे भी नहीं है। यू हैव ऑप्टेन साई भी ऑप्टेन हो चुका है, मतलब कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। तुमको क्वेश्चन क्या पूछा है? ड्राफ्ट सुटेबल ओपिनियन पैरा, उसका बेसिस बताओ, एंड अलोंग विद द डिस्क्लोजर नोट विद द सुटेबल प्लेस इन ऑडिट रिपोर्ट। तो सुटेबल प्लेस इन ऑडिट रिपोर्ट क्या है? तुम्हारा ईओएम पैरा है। क्यों? क्योंकि नोट को है ना, नोट को तुमको दिखाना है कि इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे पास में क्या पैरा आ जाएगा? ईओएम पैरा आ जाएगा, ठीक है। सर मर्तों को पैरा क्यों नहीं आता है? देख भाई, मर्तों को पैरा तब आता है जब मटेरियल अनसर्टनिटी हो। मटेरियल अनसर्टनिटी है क्या? इधर कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं है ना, मटेरियल अनसर्टनिटी का विषय ही नहीं है। सिंपल सी चीज है, तुम्हारा गोइंग कंसर्न जाने वाला है, तो गोइंग कंसर्न क्योंकि अभी तुम्हारा दूसरे केस में जाएगा, तो तुम्हारे लिए वो गोइंग कंसर्न नहीं है ना, तुम्हारा बंद हो जाएगा, उसका कंटिन्यू होगा, तो तुम्हारे लिए गोइंग कंसर्न नहीं है। एंड तुमने ये बता भी दिया है, तो कोई बात नहीं। तुम्हारा ओपिनियन कौन सा जाएगा? अनमोडिफाइड ओपिनियन जाएगा। पैरा कौन सा जाएगा? ईओएम पैरा जाएगा। बात खत्म। तो फिर और तो कुछ बात है नहीं है, क्योंकि ओपिनियन वगैरह है तुम्हारे पास में, बेसिस फॉर ओपिनियन, एंड तुम्हारे पास ईओएम पैरा देना है। बस तुमको ये लास्ट का लाइन है ना, वो समझना पड़ेगा। तुमको बेसिस देना है, ओपिनियन पैरा देना है, एंड अलोंग विद द डिस्क्लोजर नोट एक्स विद सुटेबल प्लेस इन ऑडिट रिपोर्ट। तो बस तुमको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे मर्तों को पैरा नहीं आएगा। मर्तों को पैरा कब आता है? जब तुम्हारा मटेरियल अनसर्टनिटी होता है। यहाँ पे मटेरियल अनसर्टनिटी की बात ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं है। बस तुमको यहाँ पे रेफरेंस देना है कि अच्छा नोट्स में डिस्क्लोज किया है, ठीक है। तो इसको उसके बारे में बात होती है, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ओपिनियन पैरा में तुम क्या बताओगे? ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। बेसिस में तुम क्या बताओगे? वही चीज़, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में हमने डिस्कस किया है, हम इंडिपेंडेंट है, इथिकल रिक्वायरमेंट वगैरह हम कंप्लाई करते हैं। एंड उसके बाद में हमने सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है। क्यों? क्योंकि तुम क्या करो हो? तुम अपना ओपिनियन नॉर्मल वाला ओपिनियन है, मॉडिफाइड वाला नहीं है। एंड ईओएम पैरा में तुम क्या करोगे? अटेंशन ड्रॉ करोगे, ये सारी चीज़ लिखोगे, एंड उसके बाद में हमारा ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। बात खत्म। फिर तुम्हारा आता है तुम्हारा स्पेशलाइज एरियाज में 800 का सीरीज, ठीक है। चैप्टर 7 समरी एफएस है। समरी एफएस है तुम्हारा 810 में जाएगा। वेदर द अप्लाइड क्राइटेरिया आर एक्सेप्टेबल बिफोर एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट। तो तुम्हारा कहाँ पे आ जाता है? तुम्हारा एक्सेप्टेंस, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले तुमको देखना है क्राइटेरिया जो है ना वो सही है कि नहीं है। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। तो किसके बारे में बात हो रही है? 810 में तुम जाते हो, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में बात करते हो। एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में तुमको बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट तुमको क्या देखना पड़ेगा? क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल है क्या। इसी का पॉइंट मैंने आपको देखो बता भी दिया था कि इसी का पॉइंट तुमको देखना पड़ेगा। नीचे क्वेश्चन आएगा, तुमको ये भी बता दिया था मैंने, लिस्ट आउट द फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो इसका आंसर बस इतना सा लिखना है। ये कहाँ से आंसर आया था? 2 पॉइंट मैंने आपको बोले थे। 2 पॉइंट जो है ना तुम्हारे कहाँ से आते हैं? ऐसे 210 से आते। 210 में जो तुम्हारे पास है ना, नेचर ऑफ एंटिटी एंड पर्पस ऑफ एफएस, समरी एफएस, ये तुमको 2 पॉइंट वहाँ से आते हैं। 2 पॉइंट तुमको एक्स्ट्रा से यहाँ पे देखने पड़ेंगे, क्योंकि इंटेंडेड यूजर आता है तुम्हारे पास में। एंड जो समरी है ना वो मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इसके हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा कि चीज़ें सही है कि नहीं है, ठीक है। यही एक ही क्वेश्चन एडेड है, बाकी की दो दो क्वेश्चन और एडेड है, बट वो 2 क्वेश्चन है ना हमने पहले ही कवर कर लिए। सर कौन से क्वेश्चन है मैं तुमको दिखा देता हूँ। तुमको जो क्वेश्चंस देखेंगे ना वो क्वेश्चंस है कि इम्प्लीकेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फेयर समरी नहीं है, फेयर समरी नहीं है तो इम्प्लीकेशन क्या हो जाएंगे, ये क्वेश्चन है, तुमको दिख जाएगा। तो ये एडेड वाला क्वेश्चन है कि इम्प्लीकेशन के बारे में अगर बात होती है तो ये वाला क्वेश्चन लिखना है, ये वाला आंसर लिखना है। एंड अगर तुम्हारा एडिशनल पॉइंट के बारे में बात होती है ना, एडिशनल पॉइंट के बारे में, तो ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन आता है, एडवर्स या क्वालिफाई ओपिनियन आता है ना, एडवर्स और डिस्क्लेमर आता है, तो इसके बारे में तुमने लिखना है अगर तुम्हारे एडिशनल पॉइंट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। एंड इम्प्लीकेशन के बारे में आता है तो इसका आंसर तुमने ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये है तुम्हारे क्वेश्चंस। तो यही तुम्हारे 4 पॉइंट्स है जो पॉइंट्स तुमको लिखने थे।
नेचर ऑफ एंटिटी, पर्पस ऑफ समरी फेस, इंटेंडेड यूजर एंड तुम्हारा मिसलीड नहीं करते आना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है तुम्हारा चैप्टर 8 रिलेटेड सर्विसेज में, ठीक है। एंगेज सी ललित इन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन हिज टीम मेंबर्स द स्कोप ऑफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। की इश्यूज क्या है तुम्हारा, मैनर क्या है कि ये तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट से कैसे डिफर करता है, ठीक है। टीम मेंबर्स हैव डन मोस्टली ऑडिट एंगेजमेंट एंड डू नॉट हैव एक्सपोजर ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो इशू क्या है एंड तुमको बताना है कि डिफर कैसे करता है तुम्हारा कंपाइलेशन एंगेजमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट से कैसे डिफर करता है, तुमको बताना है। तो तुमको SQC1 भी एप्लीकेबल है कि नहीं है उसके बारे में भी एक पॉइंट पूछा है बस, ठीक है। तो जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है ना सर, इसका आंसर कैसे लिखना है, जो हमने एकदम स्टार्ट में बात करी थी ना, स्टार्ट में बात करी थी कंपाइलेशन एंगेजमेंट वगैरह क्या है, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। देखो कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है तुम्हारा, प्रैक्टिशनर क्या करेगा, उसका यूज़ करेगा, उसके पास जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है उसका यूज़ करेगा। SQC एप्लीकेबल हो जाता है तुम्हारा। एंड उसके बाद में पर्पस क्या है तुम्हारा, मैंडेटरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो भी है तुम्हारा, उसके साथ में गवर्नेंस, मैनेजमेंट गवर्नेंस पर्पस, फिर तुम्हारा एक्सटर्नल रिपोर्टिंग एंड ट्रांजेक्शनल पर्पस जैसे मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, ठीक है। बस यही आंसर तुमको लिखना है, बस कैसे लिखना है ना इसके बारे में देखो। इसके पास वहाँ पे और एक पॉइंट है बस तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट का पॉइंट है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो तुम्हारा 440 वो सब चीज़ें लिख दोगे तुम। प्रैक्टिशनर क्या करता है, उसका एक्सपर्टीज अप्लाई करके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाता है FRF के हिसाब से। पर्पस क्या है तुम्हारा, दो पर्पस है, एक तो मैंडेटरी रिपोर्टिंग के लिए तुमको देना पड़ेगा, दूसरा अनरिलेटेड टू रिपोर्टिंग। तो अनरिलेटेड में क्या है तुम्हारे पास, मैनेजमेंट और TCWG पर्पस के लिए एक्सटर्नल पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट में या फिर अदर एग्रीमेंट में देना है, ट्रांजेक्शनल पर्पस जैसे मर्जर एक्विजिशन वगैरह होता है तो उसके लिए तुमको देना है। उसके साथ में तुमको एडिशनल चीज़ क्या लिखनी है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है उसके बारे में। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, जहाँ पे तुम क्या करते हो, डिग्री कॉन्फिडेंस देते हो इंटेंडेड यूजर को अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। वहाँ पे तुम क्या करते हो, आउटकम ऑफ इवेल्यूशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया वगैरह करते हो। तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट ये तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट डज नॉट रिक्वायर प्रैक्टिशनर टू वेरीफाई वगैरह सब चीज़ें चेक नहीं करनी है, तुमको ऑडिट वगैरह कुछ नहीं करना है, ना ही रिव्यू करना है, ठीक है। ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट तुम्हारा एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, SQC1 तो तुम्हारा एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। तो आंसर का कंटेंट है तुम्हारे पास में, बस लिखना कैसा है ये पता होना चाहिए, इसकी वजह से है। देखो की इश्यूज पूछे हैं एंड मैनर कैसे डिफर करता है एश्योरेंस एंगेजमेंट से, एंड SQC1 एप्लीकेबल है क्या, ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तो तुमने की इश्यूज में एंड मैनर डिफर कैसे करता है उसमें तुमने क्या लिखना है, सबसे पहले कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है, तो तुम्हारा पर्पस क्या है उसका, एंड उसके बाद में तुम लिख दो कि एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, एंड उसके बाद में लिखो कि कंपाइलेशन एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है एंड SQC1 एप्लीकेबल हो जाता है। उसके बाद में और एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा, यू हैव बीन अपॉइंटेड टू कंपाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपाइलेशन करना है टैक्स पर्पस के लिए, जहाँ पे इन्वेंट्री है ना तुम्हारा ग्रॉसली अंडरस्टेटेड है, ठीक है। कंपनी हैज फेल्ड टू अप्लाई अकाउंटिंग एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, कंपनी इन्फॉर्म यू टू, कंपनी ने क्या किया है, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड को अप्लाई नहीं किया है, तो तुमको बोल रहे हैं कि तुम्हारे स्कोप के बाहर है, क्योंकि तुम ऑडिट नहीं करते हो तो ये तुमको देखना नहीं है। तो एज अ कंपाइलेशन जैसे एंगेजमेंट एज ए प्रैक्टिशनर जो कंपाइलेशन एंगेजमेंट परफॉर्म करता है, अगर उसको कुछ दिक्कत आ जाती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में वगैरह गड़बड़ है तो वो क्या करेगा, उसके बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। सर एक जो क्वेश्चन तुम्हारे पास क्वेश्चन बुक में था ना, उसको मैंने इस क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को मैंने हटाने के लिए बोला था, जो नवंबर 14 में था, नवंबर 14 में आया था ना, तो मैंने ये क्वेश्चन बुक में इतना पुराना क्वेश्चन रखा क्यों था, क्योंकि मुझे पता था कि इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से रखा था। लेकिन बाद में मैंने हटाने के लिए बोल दिया। सर हटाने के लिए क्यों बोल दिया आपने, हटाने के लिए बोल दिया क्योंकि है ना ये आंसर है ना, ये आंसर पुराना है, ये आंसर पुराना था, ठीक है। मैंने आपको नोट भी दिया था। यहाँ पे टैक्स ऑडिट क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये पहले पूरा आंसर टैक्स ऑडिट के हिसाब से बना है, देखो। और मैंने नोट दिया था कि अभी टैक्स ऑडिट में नहीं है तो बट भी फिर भी पूछ सकते हैं, बट मैंने आपको इसको क्वेश्चन हटा के बोला था कि आपके नोट्स में है, आपके नोट्स में ये देखो नया क्वेश्चन जो तुम्हारा MTP में 24 में बाद में जाके आता है, टैक्स पर्पस के लिए सेम टू सेम है, बस आंसर चेंज कर दिया इन्होंने, सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम सेम है, बस आंसर चेंज किया। तो मैंने आपको लिखा है, देखो यहाँ पे राइट बिलो पॉइंट 6 to 10, 6 to 10 मतलब क्या है तुम्हारे पास में 6 से लेके 10 तक सारे पॉइंट तुमने क्या करने हैं, ये सारे पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट तो क्या कर रहा है, विड्रॉ करेगा, इन्फॉर्म करेगा MNT को रीजन फॉर विड्रॉइंग, ठीक है। प्रपोज करेगा अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट कब करेगा, जब उसके पास में 3 चीज़ें हैं, ठीक है। अगर कंपाइल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रेफर नहीं करता है तुम्हारा FRF को अच्छे से, अमेंडमेंट जो है ना वो रिक्वायर है
ताकि तुम्हारा जो है ना मटेरियल मिसस्टेटेड ना हो एंड कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन अगर मिसलीडिंग होती है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, प्रपोज करो अमेंडमेंट। ठीक है, अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है या फिर परमिट नहीं करता है तो विड्रॉ करो, इन्फॉर्म कर लो रीजन फॉर विड्रॉइंग। विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो। एंड फिर ये वाला आखिरी वाला पॉइंट था, ऑब्टेन एक्नॉलेज फ्रॉम एमएनटी की फाइनल वर्जन के लिए जिम्मेदारी उनकी है। ठीक है, मैंने ऐसे सिस्टमेटिकली आपको 6, 7, 8, 9, 10 करके पॉइंट दिए थे ना, ये पॉइंट का बेनिफिट देखो तुम। ठीक है, सबसे पहली बात तो आता है कि तुमको क्या करना पड़ेगा, SRS कंपाइलेशन एंगेजमेंट, ये सारी चीज़ तुमको लिखनी पड़ेगी बेसिक बेसिक। ठीक है ना, ये पॉइंट नंबर 6 होगा तुम्हारा, ये पॉइंट नंबर 7 होगा तुम्हारा, ये पॉइंट नंबर 8 होगा, 9 होगा एंड 10 होगा। अगर तुम अच्छे से देखते हो ना तो ये पॉइंट तुमको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, अनेबल टू कंप्लीट एंगेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट ने फेल टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, तो विड्रॉ करेगा, इन्फॉर्म करेगा एमएनटी को, रीजन क्या है उसका। ठीक है, अगर उस अवेयर हो जाता है कि तीन चीजें कौन सी है, कि डज नॉट एडिक्वेटली रेफर टू डिस्क्राइब एप्लीकेबल एफआरएफ अमेंडमेंट जो है ना, आर रिक्वायर, क्योंकि वो मटेरियल मिस्टेक नहीं होना चाहिए एंड कंपाइल्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अदरवाइज मिसलीडिंग होती है। तो इन 3 केस में तू क्या करेगा, प्रपोज करेगा अमेंडमेंट। देखो, प्रपोज करोगे तुम अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू द मैनेजमेंट, उसके बाद में अगर वो डिक्लाइन करता है या फिर परमिट नहीं करता है तो तुम क्या करो, मेक प्रपोज अमेंडमेंट, विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट एंड इन्फॉर्म करो विड्रॉल। उसके बाद में विड्रॉल अगर पॉसिबल नहीं है तो डिटरमाइन करो प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उससे एक्नॉलेजमेंट ले लो कि जिम्मेदारी फाइनल वर्जन की उसकी है। ठीक है, देखो मैंने एकदम कैसे काट काट के एकदम आपको अच्छे से दिया था, आपको समझा था कि अच्छा ये होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, बस यही बात तुमको यहाँ पे भी मेंशन करके चलनी है। वैसे तो ये मैं आपको बस लिंक दे सकता था, बट मैं आपको दिखाना चाहता था कि अपना जो बुक है ना वो एकदम प्रॉपर है। अगर आपने अच्छे से किया है ना तो एकदम प्रॉपरली तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी ही अगर आप लिखते हो ना एकदम सिस्टमैटिक वे से, तो ये तुम्हारा सजेस्टेड के साथ में कैसा मैक्सिमम मैच हो जाए ना, इसका मैंने आपका पूरा टेक केयर कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है तुम्हारा प्रैक्टिशनर शाल not accept compilation engagement unless practitioner has agreed to the terms of engagement, responsibility of management to agree on the compilation engagement। बताओ तुम, तो मैनेजमेंट ने एग्री करना है तो मैनेजमेंट का जिम्मेदारी क्या है, मैनेजमेंट का जिम्मेदारी क्या होता है, हम 210 में वगैरह देखते हैं ना, क्या है उसका जिम्मेदारी, डीम ऑफ आईसी है, डीम ऑफ आईसी डिजाइन इंप्लीमेंटेशन मेंटेनेंस। फिर पीपीएफएस एफआरएफ के हिसाब से होना चाहिए, पीपीएफएस क्या है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर तुम्हारा एफआरएफ होना चाहिए। अभी यहाँ पे चीज़ क्या आती है, एंड उसके बाद में उसको एक्सेस देना है, ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस वगैरह, वो हम 210 में जाके देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारा चेंज हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, पीपीएफएस की जगह पे पीपीएफआई आएगा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आएगा एफआरएफ के हिसाब से, डीम ऑफ आईसी तुम्हारा आ जाएगा। बस जो एडिशनल जो पॉइंट है ना, यहाँ पे तुम एक्सेस नहीं मांग रहे हो, तुम डेटा ही मांग रहे हो, तो डेटा एक्यूरेट है, कंप्लीट है, वो तुम देखो। एंड जजमेंट जो है ना वो तुम्हारे पास में, सर ये कहाँ से आया है, ये जो तुम्हारा ये जो पॉइंट है ना यहाँ से आया है, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस, इसमें तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें थी, लेकिन मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ यहाँ पे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करने का, डिम ऑफ आईसी, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, जजमेंट नीडेड। देखो पूरा आंसर कैसे सजेस्टेड के साथ में मैच हो रहा है तुम्हारा। अगर तुम ये लिखते हो, बस तुमको समझना चाहिए कि अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का पूछा है, मतलब बस ये ई वाला पॉइंट पूछा है, समझेगा नहीं ना, घाई गड़बड़ में एग्जाम में नहीं समझता है भाई, एग्जाम में तुमको ऐसा कंफ्यूजन आता है, तो एक बार इसको देख के जाना होता है, इसी वजह से कि तुमको समझ में आए कि अच्छा ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट से लिखना है, और कुछ नहीं है। रिव्यू में जाते, चलिए रिव्यू के बारे में बात करते। ठीक है, चैप्टर 9 रिव्यू एबिलिटी टू कंटिन्यू गोइंग कंसर्न। तो रिव्यू में गोइंग कंसर्न के 2 जगह पे हमने बात करी है, एक तो प्रोसीजर है, दूसरा रिपोर्टिंग है। इसमें क्या पूछा है, ठीक है, मेक अ सिग्निफिकेंट डाउट एबिलिटी टू गोइंग कंसर्न, एन्यूमरेट स्टेप टू बी टेकन बाय द प्रैक्टिशनर फॉर द सेम, मतलब स्टेप लेना है, मतलब प्रोसेस क्या परफॉर्म करना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग होता तो रिपोर्टिंग का अलग से आता है। ठीक है, आएगा जो तुम्हारा अगला वाला क्वेश्चन है। तो हमने देखा है, हमको परफॉर्म जब कर रहे हैं ना, हम जब हमको परफॉर्म करना है ना, उसमें ये सारी चीज़ें आती है, जिसमें इंक्वायरी एनालिटिकल, साथ में तुमको स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस को एड्रेस करने के लिए प्रोसेस आते हैं, जिसमें हमने बात करी जो जीसीसी ऑफ नफराज के पॉइंट थे। तो चलिए, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में रिलेटेड पार्टी है, फ्रॉड है, नॉन कंप्लायंस है, गोइंग कंसर्न है एंड तुम्हारा वर्क है। फिर बाद में जो गोइंग कंसर्न है ना, यही जो पॉइंट है ना, यही जो पॉइंट है मैंने कॉपी पेस्ट किया है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, और कुछ नहीं है।
क्यों सर? क्योंकि जो है ना स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन आया ना, यहाँ पे उन्होंने ऐसे लिखा है, रेफर करो वो वाला पॉइंट, ठीक है। कौन सा वाला? एकदम ब्रॉड वाला, एकदम ऊपर वाला। तो भाई यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक जाके बस गोइंग कंसर्न वाले पॉइंट को एड्रेस किया है एंड गोइंग कंसर्न वाले पॉइंट यहाँ पे लिखे। तो बस ये चीज़ तुमको समझनी चाहिए कि यहाँ पे गोइंग कंसर्न वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। अंदर का कंटेंट तो तुमको पता है, लगभग सेम ही है जो हम 517 में पढ़ते, थोड़ा थोड़ा फर्क के साथ में। वो फर्क तुमको देखना है, बात खत्म। किसी को पढ़ना है तो पढ़ो, दोनों साथ में स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ो। ठीक है, आ जाइए। ये देखो अगला एक क्वेश्चन तुम्हारा रिपोर्ट के बारे में आता है, थिंक ऑफ डेविल, ठीक है। तो JNK ना कंपाइल करता है फाइनेंशियल इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉलोइंग लिम्का इंक्वायरी एंड अदर रिव्यू प्रोसेस फेसिंग कंटिन्यूस वर्किंग कैपिटल शॉर्टेजेस, नो फाइनेंशियल बैंक्स रेडी नहीं है तुमको देने के लिए, कंटिन्यूस लॉसेस है 3 साल से ज़्यादा, डिफॉल्टेड लोन पेमेंट का, ऑपरेशन में दिक्कत है। तो सारी दिक्कत क्या है? तुम्हारा गोइंग कंसर्न की दिक्कत है। उसने क्या किया है? नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है रिलेटिंग टू मटेरियल अनसर्टनटी, इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी है, तो रिपोर्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? रिपोर्ट तुम्हारा मॉडिफाई हो जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है, बात करेंगे। अगर डिस्क्लोज कर ली इन्फॉर्मेशन तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो कौन सा पॉइंट है, एकदम एंड में जाओ, एंड से सेकंड लास्ट पेज में है ना, उसमें है। देखो यहाँ पे गोइंग कंसर्न में हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी तुमको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर दिया है तो तुमको ईओएम पैरा देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रायर ऑडिट रिपोर्ट में भी सेम चीज़ आती है, तो भी तुमको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए ईओएम पैरा देना पड़ेगा। एंड अगर डिस्क्लोजर इनएडिक्वेट है या फिर दिया नहीं है तो तुमको क्वालिफाई या फिर एडवर्स देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एंड उसको फैक्ट को बताना पड़ेगा, फैक्ट को बताना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ हुआ है, एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। बस इसी के बारे में पॉइंट है। देखो यहाँ से शुरू होगा तुम्हारा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, तो ये सारे पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखा है बस वो तुमको देखना है, कैसे लिखा है तुमको देखना पड़ेगा। ये तुम्हारा 2410 में, 2410 में, ठीक है, एकदम एंड में, ठीक है, क्योंकि इंटेरियम है ना। देखो ये इफ वाला पॉइंट जो है ना, ये तुम्हारा कहाँ से शुरू हो जाता है? यहाँ से ही है ना। हाँ देख लेना, फिर एडिक्वेट डिस्क्लोजर दिया है तो तुम क्या करोगे? मॉडिफाई करोगे, ईओएम पैरा दोगे, ठीक है। मे हैव मॉडिफाइड प्रायर ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएम पैरा। उसके बाद में अगर डिस्क्लोज नहीं किया है तो तुम क्या करोगे? तुम क्वालिफाई या फिर एडवर्स करोगे, बट ये फैक्ट तुम बता देना। फिर इन द गिवन सिचुएशन डिस्क्लोज नहीं किया है, तुमको क्या करना पड़ेगा? क्वालिफाई एडवर्स रिपोर्ट देना पड़ेगा। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती थी एंड डिस्क्लोजर दिया होता तो तुम क्या करते? अपना ईओएम पैरा देके तुम क्या करते? उसको मॉडिफाई करते, मॉडिफाई रिव्यू रिपोर्ट बाय एडिंग ईओएम पैरा। सर ईओएम पैरा से मॉडिफाई नहीं होता है रिपोर्ट, बट क्यों नहीं होता है, क्या होता है, दिक्कत क्या है, हमने लेक्चर में बात करी है, इसके ऊपर फिर से नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर बाकी के अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट में आते, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन करना है तुमको पीएफआई। व्हाट फैक्टर शुड इंटरनल ऑडिटर कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करने से पहले क्या चीज़ें देखेगा? व्हाट कंडीशन शुड बी ऑडिटर डिक्लाइन और विड्रॉ एडिशनल, व्हाट कंडीशन शुड बी ऑडिटर डिक्लाइन, ये कैसे क्वेश्चन है? अंडर व्हाट कंडीशन शुड ऑडिटर डिक्लाइन और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड एडिशनल स्टेप तुमको क्या लेने हैं टू फॉर्मलाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो यही चीज़ हमने क्या करी है, यही चीज़ हमने बात करी है आइडियल पीएफआई में। आइडियल पीएफआई देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस में तुमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, इसके बारे में बात होती थी। एक्सेप्टेंस में तुमको क्या क्या चीज़ें देखनी है एंड विड्रॉ कब करना है तुमको, ये भी मैंने बता दिया है। एंड साथ में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए तुमने क्या करना है? बस एग्री होना है, एग्री होना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के लिए, और कुछ बात नहीं है। तो यही चीज़ तुमको वहाँ पे आंसर में भी दिख जाएगी, ठीक है। आइडियल पीएफआई के पॉइंट देखेंगे, आई से आता है इंटेंडेड यूज, डी से आता है तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन जनरल है कि लिमिटेड है, ए से आता है तुम्हारा एजम्पशन उसका नेचर क्या है, ए से आता है तुम्हारा एलिमेंट क्या ऐड करना है तुमने इन्फॉर्मेशन में, एंड यल से आता है तुम्हारा लेंथ ऑफ पीरियड, जिसको तुमने क्या देखना है, पीरियड कितना कवर है, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करना है या फिर विड्रॉ करना है कब? जब एजम्पशन जो है ना क्लियरली अनरियलिस्टिक होते हैं या फिर जो रिपोर्ट है ना तुम्हारा इनएप्रोप्रिएट होता है इंटेंडेड यूज के लिए, ठीक है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को तुमने बस एग्री करना है एंगेजमेंट लेटर में, बस यही 3-4 पॉइंट तुमको वहाँ पे दिख जाएंगे। देखो आइडियल पीएफआई इंटेंडेड यूज डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जनरल एजम्पशन का नेचर एलिमेंट्स एंड पीरियड क्या कवर होता है। एक्सेप्ट नहीं करना है या फिर विड्रॉ करोगे जब एजम्पशंस
क्लियरली अनरियलिस्टिक होते हैं या फिर अप्रोप्रिएट रिपोर्ट नहीं होता इंटेंडेड यूज के लिए, एंड उसके बाद में एग्री करना है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 210 के हिसाब से। बात खत्म। बस ये पॉइंट पता होना चाहिए कि लिखना क्या क्या है। देखो पूछा क्या क्या है, फिर से देखो। व्हाट फैक्टर शुड ऑडिटर कंसिडर बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, आइडियल पीएफआई के। अंडर व्हाट कंडीशन तुमको डिक्लाइन करना है फिर विड्रॉ करना है, जब तुम्हारे एजम्पशंस क्लियरली अनरियलिस्टिक होते हैं तो। एंड व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू फॉर्मलाइज टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, तो तुम क्या करो, फॉर्मलाइज कर लो एंड एग्री कर लो। बात खत्म। फिर बात करते हैं, व्हाट फैक्टर शुड सी हरीश कंसिडर रिगार्डिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड सो टू डिटरमाइन वेदर दोज एक्टिविटीज आर रिलेवेंट टू द ऑडिट, इफ सो असेस देयर इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिस्क, डिस्कस विद द रेफरेंस टू द रिलेवेंट ऐसे। ठीक है, तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे तुम्हारा आ जाएगा 402। यहाँ पे तुमको क्या पूछा है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकिंग बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइन तुमको कैसे करोगे तुम कि वो रिलेवेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने बात करी थी, देखो क्वेश्चन में भी मैंने लिखा है यहाँ पे यूर कंसिडरेशन पूछेंगे, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्टिविटीज बताएंगे एंड डिटरमाइन कैसे करोगे कि एक्टिविटीज रिलेवेंट है ऑडिट के लिए। देखो मैंने बोला था कि 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास में, 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने नोट्स में ही आपको बता दिया कि ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा तुम्हारा। यहाँ पे सबसे पहले 315 का रेफरेंस दे दो कि तुमको अंडरस्टैंड करने हैं तुमको सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस वगैरह, तो क्या चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी, तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा nature of the services, significance of those services, nature and mentality, degree of interaction and nature of relationship, and based on the above ऑडिटर विल असेस करेगा इफेक्ट ऑफ ऑडिट रिस्क, इफेक्ट ऑन द ऑडिट रिस्क एंड नेसेसरी स्टेप्स क्या होंगे। उसके बाद में मैंने तुमको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी दी है कि तुम्हारा आंसर यहाँ तक ही होगा, इसके आगे नहीं होगा, यहाँ तक ही आंसर होगा। तो देखो तुम्हारे पास में आंसर में सबसे पहले 402 है, उसके बाद में 315 है, जो हमने 315 का रेफरेंस दिया था। उसके बाद में नेचर ऑफ सर्विसेज, सिग्निफिकेंस ऑफ दो सर्विसेज, नेचर एंड मेटरलिटी, डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ रिलेशनशिप एंड बेस्ड ऑन अबव, आंसर खत्म। मतलब तुमको अगर पता है ना क्या लिखना है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे ऐसे हो जाते जो तुमको पता है, तुमको आंसर पता होगा, बट तुमको पता नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या है। जो क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि क्या लिखना है। आंसर देखोगे अरे ये तो मुझे पता ही था। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि देखो सजेस्टेड में से एंड यहाँ पे जो कंटेंट है ना, इसमें तुमको कहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है क्या, कुछ है क्या, कुछ नहीं भाई, थोड़े वर्डिंग्स वगैरह इधर उधर की है और कुछ नहीं है। तो भाई साहब दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं कि तुमको नहीं आता है, दिक्कत तुमको ये समझने में है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा, CAZ है, कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल्स एट सिटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएट आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। एक बार क्वेश्चन पढ़ते, हैप्पी हॉस्पिटल रिनाउंड हॉस्पिटल है तुम्हारा, ठीक है, स्टार्टेड यूजिंग नोवाई सिस्टम विच इंक्लूड्स कंप्लीट रिकॉर्ड इंडोर पेशेंट डायग्नोसिस, ये सब चीज़ें उसने यूज़ करना स्टार्ट किया है, जो डेवलप किए है एंड मैनेज किए किसने, सिटी कॉन्ट्रैक्टर ने। तो ये कौन हो गया तुम्हारा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल तुमको चेक करने पड़ेंगे कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है कि नहीं है। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में तुमको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक करना है। CAZ ने डिमांड किया है उससे क्या, एश्योरेंस रिपोर्ट। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा रिपोर्ट वो मांगेगा। अगर तुमको ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस भी चेक करना है ना दोस्त, तुमको अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है ना, तो तुमको कौन सा लगेगा, टाइप 2 का रिपोर्ट लगेगा। उसके बाद में व्हाट एस्पेक्ट्स आर टू बी कंसिडर्ड बाय जेड इन यूजिंग सच एश्योरेंस रिपोर्ट एज ऑडिट एविडेंस दैट कंट्रोल्स एट सिटी कॉन्ट्रैक्टर्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो क्या करेगा, तुमको अभी यूज करना है ना उसका, तो यूजिंग द रिपोर्ट, तो कौन से पॉइंट आ जाते हैं तुम्हारे यूजिंग वाले, यूजिंग टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट। अभी इस केस में कौन सा है, टाइप 2 रिपोर्ट है। तो ये तो सारी चीज़ें तुम्हारे टाइप 1 के लिए थे। मैंने क्या बोला था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल देखना है तुमको, फॉर यूज ऑफ टाइप 2 रिपोर्ट तुमको क्या करना पड़ेगा, बिलो पैरा, कौन सा पैरा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल का पैरा तुमको देखना पड़ेगा टाइप 2 रिपोर्ट के लिए। ठीक है, तो टाइप 2 रिपोर्ट के लिए तुम्हारे पास में ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन, डिजाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, यहाँ पे डेट एंड डेट के साथ में पीरियड भी कवर कितना, क्योंकि टाइप 2 रिपोर्ट है ना। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, उसके बाद में एडुकेसी ऑफ टाइम पीरियड कवर्ड बाय द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टाइम इलेप्स कितना हुआ है जब से तुमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किए हैं, एंड इवेल्यूटिंग वेदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म बाय द सर्विस ऑडिटर। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ही तुमको वहाँ पे जाके लिखने हैं और कुछ नहीं है। बस तुमको पता होना चाहिए कि यही आंसर होता है इस चीज़ का।
तो पहले तो इन्होंने बोल दिया कि तुम्हारे पास में टाइप 2 एश्योरेंस रिपोर्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें पढ़ लो, एंड उसके बाद में देखो डिस्क्रिप्शन, डिज़ाइन, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, डेट एंड पीरियड, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री यूजर एंटिटी कंट्रोल्स, यूजर एंटिटी हैज डिजाइंड इंप्लीमेंटेड सच कंट्रोल्स, एंड वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, एडुकेसी ऑफ द टाइम पीरियड कवर्ड बाय द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टाइम कितना इलेप्स हुआ है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म बाय द सर्विस ऑडिटर, एंड उसके रिजल्ट क्या आते हैं, रिलेवेंट टू द असर्शंस, प्रोवाइड सफिशिएंट, तो असर्शन से रिलेट करते हैं एंड तुमको सही प्रोवाइड करते हैं। ये सारे पॉइंट जो है ना वही 4 पॉइंट है, बस तुमको ये पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये लिखना है, इसकी वजह से क्वेश्चन है। ठीक है, बस तुमको पता होना चाहिए कि अच्छा ये इसका आंसर ये है। उसके बाद में ग्रुप ऑडिट, इसमें कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस जो क्वेश्चन पहले से है ना उसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछा गया था बीच में, तो क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने ऐड किया है। तो इसमें क्या है तुम्हारा ग्रुप ऑडिट में तुम्हारे पास में 2 सब्सिडरी है, एक जॉइंट वेंचर है, 2 एसोसिएट है, 3 बिजनेस एंटिटी अंडर कॉमन कंट्रोल है, एंड उसके बाद में इंटरेस्ट है तुम्हारा इसमें जॉइंट ऑपरेशन में विद वन कंपनी। आर लिमिटेड को क्या चाहिए तुमको, इंड एज प्रेजेंट किया है, इंड एज के हिसाब से देखना है, इंड एज के हिसाब से क्या क्या होता है। तो इसने क्या किया है, इसने सारी चीज़ें क्या की है, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड कर दी है, सारी चीज़ें सारे जो है ना ये सारे को क्या किया है, लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड किया है। आर लिमिटेड सिक्स योर एडवाइस ऑन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की इंडिया के हिसाब से क्या होना चाहिए। तो हमने जो बात करी थी ना इंडिया के हिसाब से, तो हमने बात करी थी, एक तो हमने बात करी थी एएस के हिसाब से, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, दूसरी इंडिया के हिसाब से। ये जो पैरा है ना इसी को मैंने उठा के यहाँ पे डाल दिया है तुम्हारे शीट में, सेम टू सेम पैरा उसी के हिसाब से यहाँ पे तुमको बात करनी पड़ेगी। सीएफएस के लिए क्या होता है 103 के, इंडेस 28 एंड तुम्हारा 111। तो सब्सिडरी के केस में अलग से चलेगा तुम्हारा, एसोसिएट के जॉइंट वेंचर के केस में अलग से चलेगा, जॉइंट ऑपरेशन के केस में अलग से चलेगा। तो सबसे पहले गिवन सिचुएशन में क्या किया है उसने, सारी जगह पे एक ही अप्लाई किया है, तो तुमको लिखना पड़ेगा करेक्ट नहीं है। करेक्ट है सब्सिडरी के लिए लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करना, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड नहीं करोगे, अलग अलग से दिखा दोगे। तो दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास में CAH है, उसको ऑडिट करना, एमएनएल का लिस्टेड कंपनी है जिसका सब्सिडरी है एमएनएल, उसके साथ में 15 ब्रांचेस भी है, तो उसको सबका ऑडिट करना है, मतलब तुम्हारा सीएफएस का ऑडिट करना है। व्हाट शुड बी द कंसिडरेशन ऑफ सीएच रिगार्डिंग डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, तो मटेरियलिटी में सीएफएस में जाओ, मटेरियलिटी में जाओ, बात खत्म। उसके बाद में वो डील कैसे करेगा, ऑब्जर्वेशन अगर आते हैं तुम्हारे ब्रांच ऑडिटर के तो उसको कैसे डील करेगा, वो कंपोनेंट ऑडिटर के आते हैं। तो ये जो हमने बात करी है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, तो ये सारा पॉइंट है ना, ये सारा पॉइंट तुमको लिखना पड़ेगा। ये सारा पॉइंट है ना मटेरियलिटी कंसिडरेशन जो है ना तुम्हारे सीएफएस के रिपोर्ट में मटेरियलिटी कंसिडरेशन है ना, ये सारा का सारा तुमको ऐसा का ऐसा छापना पड़ेगा। तुम देखो मैंने आपको बताया ही था ऐसा, जैसे कि स्टैंड अलोन एफएस कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियलिटी कंपोनेंट वाइज पे होगा, ठीक है। फिर होल के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करो एज अ होल, असेस करो कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ग्रुप के लिए मटेरियल देखो ताकि तुमको समझ में आए कि कौन से कंपोनेंट तुमको ऐड करने हैं, स्कोप इन करने हैं, एंड तुमको वर्क देखना पड़ेगा अदर ऑडिटर का। फिर तुम क्या करो, ईच कंपोनेंट के लिए एड्रेस करो एंड कम्युनिकेट करो कंपोनेंट ऑडिटर के साथ में, उससे कुछ कंफर्मेशन ले लो। एंड ऑब्जर्वेशन के लिए तुम क्या करोगे, जैसे 600 का रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करोगे, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज़ें यहाँ पे आती है, देखो स्टैंड अलोन के बारे में बात होती है, फिर कंपोनेंट वाइज देखो, फिर सीएफएस के बारे में ग्रुप के लिए तुमको देखना पड़ेगा, कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट मटेरियल है क्या ग्रुप के लिए, स्कोप इन करो, इस कंपोनेंट के लिए करो, कम्युनिकेट करो, ऑब्टेन करो कंफर्मेशन, एंड फिर इसके लिए तुमने क्या करना है 600 के हिसाब से काम करना है, देयरफॉर मटेरियलिटी तुमको देखना पड़ेगा। तो ऐसा सारा का सारा कंटेंट है ना तुम्हारा एकदम मैच हो जाएगा अगर तुम यहाँ के हिसाब से जाते हो, ठीक है। ये चैप्टर 12 है ना तुम्हारा, ये चैप्टर 12 तुम्हारा ग्रुप का नहीं है, तुम्हारा पीएसयू का है, जिसमें तुम्हारे पास पीएसयू ऑडिट का है, जिसमें तुम्हारे पास में कोई नए क्वेश्चन नहीं है, पहले से सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर 13 इंटरनल ऑडिट की, ठीक है। इंटरनल ऑडिट में तुम्हारे पास सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऋषि एज ए इंटरनल ऑडिटर। तो सीधा सीधा पूछ लिया तुमको कि इंटरनल ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। तो सीधा सीधा उसका आंसर कर लो तुम, ये वाले पॉइंट्स है इसके, टू असर्टन एडुकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, टू एसोसिएट क्लोजली विथ मैनेजमेंट, बिजनेस को नॉलेज अप टू डेट रखना है, टू ऑब्टेन फैक्ट एंड सिचुएशन, ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ अथॉरिटीज, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बारे में 3 पॉइंट थे तुम्हारे, नॉट इन्वॉल्व इन द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, एंड एट ऑल टाइम्स मस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस।
तो ये तो सीधा सीधा तुम्हारा हो चुका है, ये तो सीधा सीधा हो गया तुम्हारा। उसके बाद में तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन क्या है जो बात करता है तुम्हारा वेदर नितिन, नितिन कौन है? अभी नितिन कौन है देखो, ऋषि जो है ना इंटरनल ऑडिटर है, तो नितिन कौन है? तुम्हारा स्टैट ऑडिटर है। तो वेदर द नितिन कैन आस्क डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द ऋषि एज स्टेटेड अबव, तो नितिन आस्क्ड ऋषि टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस किसके रिगार्डिंग? अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ क्या आती है? आते तुम्हारे सिग्निफिकेंट जजमेंट। तो गोइंग कंसर्न का एजम्पशन अप्रोप्रिएट है कि नहीं है वो तुम उससे नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि उसमें आता है तुम्हारा सिग्निफिकेंट जजमेंट। ठीक है, तो तुम्हारे सिग्निफिकेंट जजमेंट के पॉइंट आ जाएंगे, जो अगर मैं आपको बात करूं एकदम एंड में रहेगा ये। देखो ये assessing Roman, sufficiency of test performed, appropriateness of use of going concern, significant accounting estimate and disclosure FS के लिए एंड ऑडिट रिपोर्ट के लिए कौन से मैटर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात होती है। तो ये दोनों चीज़ तो डायरेक्ट है, एकदम डायरेक्ट है। असर्टन एडुकेसी, ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, नॉट टू इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जर्व फैक्ट एंड सिचुएशन, उसको अथॉरिटीज़ के नोटिस में लाओ, एसोसिएट क्लोजली एंड ऑल टाइम्स मस्ट एंजॉय इंडिपेंडेंट स्टेटस। उसके बाद में सिग्निफिकेंट जजमेंट के लिए तुम्हारे पास असेसिंग रोमम, टेस्ट परफॉर्म्ड, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड तुम्हारा डिस्क्लोजर वगैरह है। तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन आता है तुम्हारा, रिसेंटली सिया ज्वाइन किया है किसने? संजना ने। मेनी प्रायर ऑडिट इश्यूज, डज शी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस रिगार्ड, हाउ शुड सी प्रोसीड इन दिस सिचुएशन। ठीक है, तो इसके पास हमारे पास क्या पॉइंट है? सी ए संजना, सेम टू सेम क्वेश्चन, सी ए संजना का क्वेश्चन वही सारे एकदम एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन। ठीक है, तो सिया का काम क्या है? तुम्हारा कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, लेकिन अल्टीमेट जिम्मेदारी किसकी होती है? मैनेजमेंट की होती है। ठीक है, तो उसको क्या है? एक्शन टेकन रिपोर्ट देखने का है, पीरियोडिक फॉलोअप लेने का है, करेक्टिव एक्शन है ना, उसको आउटस्टैंडिंग जो भी इशू है उसको मैनेजमेंट एंड TCWG को बताने का है। मैनेजमेंट टेक फॉलोअप एक्शंस, अगर मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसको अटेंशन में लेकर आने का है। मैनेजमेंट अगर इंप्लीमेंट नहीं करता है रिकमेंडेशन को तो एक्सप्लेनेशन मांगो। मैनेजमेंट एक्सेप्ट करता है रिकमेंडेशन तो कुछ अगर चीज़ें बच जाती है अनइम्प्लीमेंटेड रिकमेंडेशन वगैरह तो उसको मैनेजमेंट को बता दो। ठीक है, सेम टू सेम चीज़ आती है, यही सेम टू सेम पॉइंट है, बस यहाँ पे उनका आंसर का टेक्निक थोड़ा गलत है, मतलब वो पैराफॉर्म में उन्होंने अच्छे से नहीं दिया है। तो सिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग बट अल्टीमेट जिम्मेदारी मैनेजमेंट का है, वो तुम्हारा ऊपर वाला पोर्शन। उसके बाद में एक्शन टेकन रिपोर्ट, पीरियोडिक ट्रैकिंग ऑफ इश्यूज, इवेल्युएट करना है तुमको करेक्टिव एक्शन क्या लिए है उसने। अगर कोई ओपन या फिर पेंडिंग मैटर है तो उसको मैनेजमेंट के यहाँ पे बता दो। फॉलोअप एक्शन अगर मैनेजमेंट लेता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेता है तो क्या कर लो, उसका अटेंशन में लेकर आओ। अगर उसने एक्ट नहीं किया है तुम्हारे सजेशन के ऊपर तो पूछो उसको कि भाई क्यों एक्ट नहीं किया है। अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किए हैं तो अगर कोई अनएक्सेप्टेड या फिर फुल्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं है रिकमेंडेशन, पार्टली इम्प्लीमेंटेड है तो क्यों है वो तुम देखो। उसके बाद में ऑडिट लॉग के बारे में, ऑडिट ट्रेल एडिट लॉग के बारे में बात आती है। इसको तुमको क्वेश्चन है तुम्हारा लिस्ट इंटरनल कंट्रोल, तो यहाँ पे हमने देखा था कि तुम्हारे पास में कंट्रोल होने चाहिए। तो सेम स्टार्ट कहाँ से करना है तुमने, स्टार्ट कहाँ से करना है? आंसर कंट्रोल्स टू इंश्योर दैट। देखो हमने इसको देखा था यहाँ पे, सजेस्ट लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सेम टू सेम लिस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जब तुम्हारा ऑडिट ट्रेल वगैरह आता है ना तो एक ही क्वेश्चन बनता है कंट्रोल का, तो कंट्रोल्स टू इंश्योर तुम्हारा हर पॉइंट का आंसर का शुरुआत होना चाहिए। उसके बाद में क्या, ऑडिट का फीचर डिसेबल डीएक्टिवेटेड नहीं किया है, फिर तुम्हारा यूजर आईडी शेयर नहीं है, फिर चेंजेस टू कॉन्फ़िगरेशन ऑथराइज है, उसका लॉग्स मेंटेन किया है, एक्सेस टू ऑडिट ट्रेल डिसेबल या फिर रेस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद में बैकअप जो है ना उसको तुमने आर्काइव किया करके रखा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट सेम टू सेम पॉइंट है, यही चीज़ है एकदम सेम टू सेम। ठीक है, इसको हमने याद कैसे रखा था? इसको हमने याद रखा था डिस्क्राइब करके, ऑडिट ट्रेल को डिस्क्राइब करना है। तो डिस्क्राइब के लिए हमने क्या बात करी है? हमने बात करी है DSCRB। ठीक है, DSCRB, तो डी क्या है तुम्हारा? डिसेबल और डीएक्टिवेटेड क्या फीचर, एस से क्या है शेयर नहीं करना है क्या यूजर आईडी, सी से क्या है चेंजेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑथराइज होने चाहिए एंड उसका लॉग्स मेंटेन करो, आर से क्या है तुम्हारे पास रेस्ट्रिक्टेड और डिसेबल एक्सेस होना चाहिए किसका, लॉग्स का, एंड बी से तुम्हारे पास बैकअप्स जो तुमने पीरियोडिक बैकअप्स लेकर आर्काइव करने। ठीक है, ये होगा तुम्हारा इंटरनल ऑडिट। उसके बाद में आता है तुम्हारा NBFC ऑडिट। NBFC में है ना तुम्हारे पास, NBFC में तुम्हारे पास कुछ खास नहीं पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है? ऑडिट के प्रोसीजर्स पूछे हैं प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए।
ठीक है। तो हमने ऑडिट के प्रोसेस देखे, उसमें से बस प्रूडेंशियल नॉर्म्स वाला पार्ट लिखो। तो ये है तुम्हारे पास ऑडिट के प्रोसेस। इसमें से तुमने क्या लिखना है, सिर्फ प्रूडेंशियल नॉर्म्स के लिए, ठीक है। तो एक तो बिजनेस ऑफ कंपनी, इंटरनल कंट्रोल आरबीआई का, उसके बाद में एक्सेप्टेंस के डायरेक्शंस एंड प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो ये वाला पोर्शन आ गया है तुम्हारा। इनकम रिकग्निशन, एसेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एसेट क्लासिफिकेशन, प्रोविजनिंग एंड कैपिटल एडुकेसी। उसके बाद में हमने बोला था कि लोन तो खुद के शेयर्स के अगेंस्ट नहीं लेगा, लोन्स इन्वेस्टमेंट जो है ना वो तू नहीं ले सकता अगर तूने डिपॉजिटरी पे नहीं किया है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक ही बंदे को नहीं पैसा देना है तूने बहुत सारा। फिर हमने देखा था कि एडवांसेस के लिए क्लासिफिकेशन करो, बार बार करते रहो, इवेल्यूट करो कि क्लासिफिकेशन ठीक से हुआ है, उसका प्रोविजनिंग ठीक से हुआ है, एनपीए है तो उसको रियलाइजेशन के बेसिस पे तुम अकाउंट फॉर कर लो। एंड प्रीवियस ईयर के एनपीए कंटिन्यू होने चाहिए करंट ईयर में, जब तक कि तुम्हारा रेगुलर नहीं बनता है, जब तक तुम्हारे एनपीए रेगुलर नहीं बनते हैं। एंड लोन पॉलिसी डिमांड कॉल के लिए, डिमांड लोन्स के लिए एंड कॉल लोन्स के लिए तुम्हारे पास बोर्ड का पॉलिसी होना चाहिए। ये है सिंपल सी बात, मतलब नई चीज़ कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन आया है इसकी वजह से रखा है। उसके बाद में बैंक ऑडिट हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने बैंक ऑडिट नहीं करा है, तो बैंक ऑडिट हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस एक करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट के लिए तुम्हारे वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। ये सेम चीज़ हमारे नोट्स में ऐसा का ऐसा है, तो अगर किसी को करने का रहेगा तो ये नोट्स में तुमको करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट तुमको ऐसा का ऐसा मिल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये है ना, ये चीज़ मैंने नोट्स में से ही उठा दी है। तो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के लिए क्या क्या चेक करना है यहाँ पे तुमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। सिर्फ जो बैंक ऑडिट में ना बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन हमने पहले ही क्वेश्चन बुक में हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है जो ये भी तुम्हारा नोट्स में हेडिंग है, मतलब नोट्स में पूरा कंटेंट है, बस क्वेश्चन तुमको मैंने अलग से यहाँ पे रख दिया है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आता है तुम्हारा ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। ये भी अगेन कुछ दम नहीं है, इसमें पूछा है कि नो हिडन लाइबिलिटीज़ है, इसके लिए तुम क्या चेक करोगे, क्या एस्पेक्ट होना चाहिए तुम्हारा। तो हमने बात करी हिडन लाइबिलिटीज़ कहाँ पे कैसे होते हैं, तो ड्यू डिलिजेंस में तुमको जाना पड़ेगा, ड्यू डिलिजेंस में तुमको जाके देखना पड़ेगा। ड्यू डिलिजेंस में तुम्हारे पास हिडन लाइबिलिटीज़ रहेंगे, ये सारे पॉइंट है ना, यही पॉइंट को तुमको लिखना पड़ेगा जितने तुमको याद आते हैं। तो टैक्सेशन के, लेबर के है एंड एग्रीमेंट के लिए तुमको देखना पड़ेगा। एंड फिर अलग से आते हैं तुम्हारे पास, यही सेम चीज़ है, तुमको यही चीज़ देखनी पड़ेगी। तो यही मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है पूरा का पूरा, ठीक है। तो बस पता होना चाहिए क्या चाहिए। हिडन लाइबिलिटीज में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो एक ही आंसर है उसका, वही सारे हिडन लाइबिलिटीज तुम लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारे पास क्या है, फ्रॉड प्रिवेंशन में तुम एक्सपर्ट हो, तो तुमको इन्वेंट्री फ्रॉड में देखना है वेरिफिकेशन के प्रोसेस एंड डिफाल्केशन ऑफ इन्वेंट्री। तो यही पॉइंट हमारा इन्वेस्टिगेशन में है। देखो, डिफाल्केशन ऑफ इन्वेंट्री सेम टू सेम, एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन एंड प्रोसेस क्या फॉलो करने। तो ये जो एम्बेजलमेंट ऑफ इन्वेंट्री है उसके मेथड एंड एरियाज ऑफ वेरिफिकेशन लिखो, एंड वेरिफिकेशन के प्रोसेस तुम लिखो। यहाँ पे भी मैंने क्या किया है, कॉपी पेस्ट करके रख दिया है पूरा, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग से आता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये दमदार है। इस क्वेश्चन के लिए मार्क कर लो, तुम स्टार मार्क कर लो, ये तुमको देखना पड़ेगा डे बिफोर एग्जाम, ठीक है। इस क्वेश्चन को तुमको देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कैसे है देखो, मतलब तुमको समझेगा नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, ड्यू डिलिजेंस से आया है, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन से आया है, कहाँ से आया है, क्वेश्चन को समझेगा नहीं तुमको, ठीक है। तो इसको तुमको एक बार तो कम से कम देखना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन है किसी का, तो रेडी टू कुक प्रोडक्ट बनाता है। कॉन्सिक्वेंटली मैनेजमेंट डिसाइडेड टू गो फॉर एक्सपेंशन। मैनेजमेंट वॉज लुकिंग फॉर सम फाइनेंशियल इन्वेस्टर, उनको अमन मिल जाता है जो इंटरेस्टेड है। अपॉइंट्स यू टू एक्ट एज एडवाइजर टू प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑफ क्वालिटी लिमिटेड। यू हाउ टू इन्वेस्टिगेट, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पे क्लियर हो गया। द ऑडिटेड एफएस एंड इंश्योर दैट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, तो तुमको इंश्योर करना पड़ेगा कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो है ना वो तुम्हारा अप्रोप्रिएट है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट प्रोसेस विल बी यूज्ड फॉर चेकिंग एंड कैन रिलायंस बी प्लेस ऑन ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। क्या पूछ रहा है, तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है, क्या तुम प्रोसेस क्या करोगे, मतलब चेकिंग के लिए तुमको प्रोसेस क्या करना पड़ेगा। दूसरी चीज, तुमको ऑडिटेड एफएस के ऊपर तुम क्या कर सकते हो, क्या ट्रस्ट कर सकते हो, क्या रिलायंस प्लेस कर सकते हो क्या। देख, यू हैव टू इन्वेस्टिगेट ऑडिटेड एफएस, तो तुमको क्लियरली बोल दिया है, कि तुमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा ऑडिटेड एफएस एंड इंश्योर दैट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी
ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट। मतलब एक तो तुमको ऑडिटेड एफएस तुमको खुद बोला है कि चेक करना पड़ेगा, एंड दूसरी चीज बोला है कि तुमको इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑडिटेड एफएस के हिसाब से, ऑडिटेड एफएस के हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जो है ना वो अप्रोप्रिएट है क्या, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है अप्रोप्रिएट है क्या, ये तुमको चेक करने के लिए बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि तुम चेक कैसे करोगे, मतलब तुम्हारे पास क्वेश्चन कहाँ से आता है, तुम्हारा क्वेश्चन आता है जो एक जगह पे हमने यहाँ पे देखा था कि क्या तुम ट्रस्ट कर सकते, क्या तुम ट्रस्ट कर सकते हो क्या ऑडिटेड एफएस को, क्या तुम ट्रस्ट कर सकते हो क्या ऑडिटेड एफएस को। ये हमने कब देखा था, जब हमारे पास में स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन थे। ये किसके बाद आया था, तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ स्पेशल इश्यूज आते, तो मैंने आपको एक एक पॉइंट बताया था कि क्या क्या इश्यूज है। ठीक है, इस पे हमने बोला था कि हम कब कब रिलाई कर सकते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एंड कब नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंटेंट है ना वो कंटेंट एंड तुम्हारा जो सजेस्टेड आंसर है ना उसका कंटेंट थोड़ा सा डिफर करेगा, थोड़ा सा डिफर करेगा, इसकी वजह से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो ये क्वेश्चन है ना तुमको देखना पड़ेगा। इन द इंस्टेंस केस तुमको एक तो सबसे पहले ड्यू डिलिजेंस में नहीं जाना है, डीडी में जाने का नहीं है। ठीक है, क्यों क्यों सर, क्योंकि भाई यहाँ पे तुमको लगेगा प्राइमा फेसी कि तुमको बिजनेस परचेस करना है तो तुम ड्यू डिलिजेंस करोगे, लेकिन तुमको स्पेसिफिकली बोला है कि इन्वेस्टिगेट करना है तुमको ऑडिटेड एफएस, एंड दूसरी चीज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स तुमको देखना है, ये तुमको स्पेसिफिकली बोला है, तो ये इन्वेस्टिगेशन में आ गया, ये तो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में आ गया। अब यहाँ पे इन दिस केस क्या हुआ है, इफ इन्वेस्टिगेशन हैज बीन लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ द सम डाउट इन ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, नो क्वेश्चन ऑफ रिलायंस ऑन ऑडिटेड स्टेटमेंट अराइजेस। मतलब क्या, अगर तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन में ही बोला है कि तुमको ऑडिटेड जो एफएस है ना उसको चेक करना है, तो यहाँ पे हमने लास्ट पॉइंट में देखा था कि अगर स्टेटमेंट प्रोफेशनली ऑडिटेड नहीं है ना, अगर ये जो स्टेटमेंट है ना अगर वो प्रोफेशनली ऑडिटेड नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट है अगर ये प्रोफेशनली ऑडिटेड नहीं है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, थरो वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी ना, अगर ये ऑडिटेड नहीं है या फिर तुमको स्पेसिफिकली बोला गया है कि तुमको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने हैं, तो तुमको चेक करने पड़ेंगे। ऊपर ही एक बार हमने और एक बात करी है ना, यहाँ पे हमने क्या बात करी है, अगर तुमको क्वेश्चन है ऑडिटेड एफएस के ऊपर तो तुम रिलायंस कर ही नहीं सकते, तुम रिलाई कर ही नहीं सकते हो, तो तुमको तो बोला है स्पेसिफिकली कि ऑडिटेड एफएस को तुमको वेरीफाई करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो उस केस में तुम रिलाई नहीं कर सकते हो, तो रिलाई नहीं कर सकते हो तो बात ही नहीं बनती है, रिलाई कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, वैल्यूएशन के लिए तुमको एक्सेप्टेबल है, वैल्यूएशन के लिए एक्सेप्टेबल है, तो सर क्या क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है, सब गड़बड़ कैसे हो रहा है कि एक जगह पे तुमको बोला है कि अगर तुमको ऑडिटेड एफएस चेक करना है, तो ऑडिटेड एफएस अगर तुमको वेरीफाई करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो उसको रिलाई नहीं कर सकते हो तुमको खुद से करना पड़ेगा। अगर प्रोफेशनली ऑडिटेड नहीं है तो तुमको खुद से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, रिलाई नहीं कर सकते हो, लेकिन वैल्यूएशन के पर्पज के लिए है तो तुम चेक कर सकते हो। हाँ भाई, ये दोनों क्वेश्चन को मिला के इन्होंने बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन कैसे क्रिएट किया है, तुमको सबसे पहले तो बोल दिया, देख तुमको सबसे पहले बोल दिया है कि एक यू हैव टू इन्वेस्टिगेट ऑडिटेड एफएस, एंड दूसरी चीज आती है कि इंश्योर दैट वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है ना अप्रोप्रिएट है क्या। अगर सिर्फ तुमको ये देखने के लिए कहा गया होता कि तुमको देखना है कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है ना वो तुम्हारा अप्रोप्रिएट है क्या ऑडिटेड एफएस के हिसाब से, तो तुम्हारा क्या आता, तुम रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वैल्यूएशन के केस में तुमको बस वैल्यूएशन चेक करना है ना, तो ऑडिट पूरा तुम नहीं देखोगे, ऑडिटेड एफएस है उसके हिसाब से तुम बस वैल्यूएशन चेक करोगे। लेकिन तुमको और एक चीज क्या बोलिए कि तुमको ऑडिटेड एफएस भी इन्वेस्टिगेट करना है, तो इस केस में नहीं चलेगा, इस केस में नहीं चलेगा, तो इसका आंसर कैसे लिखना है ना इसको तुमको देखना पड़ेगा। ठीक है, इफ द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन लॉन्च्ड बिकॉज सम डाउट इन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो तुम्हारा क्वेश्चन ही नहीं बनता कि तुम उसके ऊपर रिलाई करोगे। हाउएवर अगर तुमको वैल्यू करना है बिजनेस के लिए या फिर गुडविल का अमाउंट वगैरह देखना है, तो ऑर्डिनरीली इन्वेस्टिगेटर वुड बी एंटाइटल टू पुट रिलायंस ऑन ऑडिटेड मटेरियल, तो क्योंकि वैल्यूएशन के वगैरह के केस में तुम क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, अनलेस जबकि तुमको टेस्ट वेरिफिकेशन में कुछ ऐसा फाइंड हो जाता है कि ऑडिट टू हैव बीन कैरिड ऑन अ वेरी कैजुअल, मतलब ऑडिट है ना वो बहुत कैजुअली किया है, उसको अच्छे से किया नहीं है, और अनलेस इज टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट क्लियरली रिक्वायर टेस्ट एवरीथिंग अफ्रेश, तो जब तक कि तुम्हारे जो इन्वेस्टिगेशन के
अपॉइंटमेंट किया है ना तुमको इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको क्लियरली तुमको बोल दिया है कि सारी चीज़ें फ्रेशली चेक करो। एंड या फिर तुम अगर अपॉइंट किए जाते हो एंड तुम कुछ टेस्ट बेसिस पे तुमको समझ में आता है कि यहाँ पे तुम क्या नहीं कर सकते हो, वेरिफिकेशन नहीं कर सकते हो, यहाँ पे तुम अच्छे से ऑडिट अच्छे से इन्होंने कंडक्ट नहीं किया है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, थरो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस बिफोर इन्वेस्टिगेटर वर नॉट ऑडिटेड, तो उसका नेचुरल ड्यूटी क्या बनता है कि प्रॉपरली चेक एंड वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटेड नहीं है तो बात ही नहीं बनती है, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन हाउएवर अगर अकाउंट जो प्रोड्यूस किए हैं टू द इन्वेस्टिगेटर, उसको स्पेशली प्रिपेयर किया है बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऐसे किसी बंदे ने जिसको पहले से पता है कि ये जो है ना ये इन्वेस्टिगेशन में यूज होने वाले हैं, who knows or ought to have known that these were prepared for the purpose of investigation, इन्वेस्टिगेशन के लिए तुम क्या कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, तो ही कुड एक्सेप्ट देम एज अ करेक्ट रिलाइंग ऑन द प्रिंसिपल लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी। मतलब किसी को ऑडिट करने के लिए इसी वजह से बोला है कि जा भाई तो ऑडिट कर ले, ताकि तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। तो अगर उस बंदे को पता है कि इसका इन्वेस्टिगेशन होने वाला है, तो तुम्हारा ना तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि उसने उसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होगा, इस हिसाब से उसने क्या किया है, एफएस का ऑडिट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो, रिलाइंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। फिर जिम्मेदारी किसकी होगी, उसकी होगी। तो तुमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा कि उसको प्रिपेयर किया है ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से, एंड उसमें तो उसका कुछ बायस नहीं है। ठीक है, देखो सर मेरे पास टाइम कम है एंड एक तो मुझे बैकग्राउंड देना पड़ेगा, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको तुमको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि पूरा बैकग्राउंड नहीं है तुम्हारे पास में, सीधा तुम हर क्वेश्चन देख रहे हो, पूरा बैकग्राउंड नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं शायद से आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। बट एक दो बार तुम पढ़ो, अगर नहीं समझता है तो देखो एक बार हम कर ही लेते हैं इसका रिवीजन। देख, तुमको बहुत सारा बैकग्राउंड दिया है, पूछा क्या है, तुमको इन्वेस्टिगेट करना है ऑडिटेड एफएस एंड इंश्योर करना है कि शेयर्स का वैल्यूएशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट है क्या। ठीक है, तो जब शेयर्स का वैल्यूएशन तुमको चेक करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम जनरली रिलाई कर देते क्योंकि वैल्यूएशन बस हमको चेक करना है, तुमको बाकी सारी चीज़ें चेक नहीं करनी है, तो रिलाई कर देते। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली तुमको बोला गया है कि तुमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे तुमको बोला है कि सारी चीज़ें एकदम फ्रेश देखो, रिलाई करना ही नहीं है। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च ही हुआ है कि तुम्हारा ऑडिटेड एफएस के ऊपर कुछ डाउट है, तो तुम रिलाई करोगे नहीं, क्वेश्चन ही नहीं उठता है। लेकिन हाउएवर जब तुम्हारा बिजनेस का वैल्यूएशन है या फिर गुडविल का वैल्यूएशन है ना, उस केस में जनरली हम क्या करते हैं, उसका रिलाई करते हैं, जनरली हम उसके ऊपर रिलाई कर देते हैं। एंटाइटल्ड टू पुट रिलायंस ऑन ऑडिटेड एफएस अनलेस जबकि तुमको टेस्ट वेरिफिकेशन में कुछ फाइंड ऐसा हो जाता है कि ऑडिट है ना बहुत कैजुअली किया है, या फिर अनलेस तुम्हारे जो टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट है ना वो क्लियरली बोलते हैं कि तुम क्या कर लो, फ्रेश सारी चीज़ें चेक कर लो। ठीक है, अगर तुम्हारा ऑडिट हुआ ही नहीं है ना, तो तुम्हारा नेचुरल ड्यूटी बनता है कि तुम सारी चीज़ें फिर से वेरीफाई कर लो अच्छे से। लेकिन जो अकाउंट्स जो ऑडिट हुआ है ना, अगर वो स्पेशली प्रोफेशनल अकाउंटेंट ने किया है, जिसको पता है कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन में यूज होने वाले हैं, तो तुम उसको एक्सेप्ट कर सकते हो एज ए करेक्ट, किसके ऊपर भरोसा करके, प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। लेकिन ये चेक करना मत भूलो कि ये ऑब्जेक्टिविटी के साथ बनाए हैं, बायस नहीं है इसमें। ठीक है, इतना है, इतनी चीज देख लो। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा आ जाता है तुम्हारा प्रोफेशनल इथिक्स। इसमें पूरे 18 क्वेश्चन ऐड किए भाई, 18 क्वेश्चन ऐड किए हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से मैंने यहाँ पे 7 क्वेश्चन ऐड किए, लेकिन उसमें भी एक क्वेश्चन हमारा रिपीट है, तो 6 ही क्वेश्चन जो है ना वो थोड़े से अलग से बनते हैं। ठीक है, इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये सबसे खतरनाक लगा मुझे, सबसे खतरनाक, मतलब भाई जो घुस सकते हैं ना, घुसने का लेवल है ना भाई, ये ऐसा होना चाहिए। देखो क्या है, वायु जो है ना सीए है, विवा लिमिटेड का ऑडिट कर रहा है, जिसका टर्नओवर है मोर देन 200 करोड़। अच्छा जी, ऑडिट फीस फिक्स है तुम्हारा 80 लाख रुपया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑफर सीए वायु एन असाइनमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिफोर इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर सर्टन मैटर्स फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 1.75 crores। सीए वायु एक्सेप्टेड असाइनमेंट। तो बताइए भाई, बताइए क्या होना चाहिए, बताइए, तुम बताओ, तुम क्या होना चाहिए सर। सबसे पहली चीज कि 1 टाइम है कि 3 टाइम है, 1 टाइम है कि 3 टाइम है। दूसरी चीज, एक क्या है,
एक तो तुमको समझेगा नहीं कि क्या क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्या है क्या है क्या है। दूसरी चीज, अगर तुमको समझता भी है कि ऑडिटेड फीस है एंड नॉन ऑडिटेड फीस है, तो फीस का जो बैलेंस करना है तुमको वो कैसा है, तो इसमें 1 टाइम्स है कि 3 टाइम्स है। तो देखो, चलो तुमको दिखा देता हूँ। जो अपना गाइडलाइंस है ना, गाइडलाइंस में हमारे पास ये वाला पोर्शन था ना, इसको मैं 1 मिनट के लिए हटा देता हूँ सब कुछ, ठीक है। अरे सब कुछ वापस आ गया, ये बॉक्स नहीं हटाने का था मुझे। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है जो तुमको वहाँ पे पूछी है। देखो, सी एन प्रैक्टिस शाल नॉट अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पीएसयू का, गवर्नमेंट कंपनी का, लिस्टेड कंपनी का, पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ और मोर इन अ ईयर। तो सर गिवन केस में तुम्हारा कंपनी कहाँ पे आता है? विवा लिमिटेड है, हैविंग टर्नओवर ऑफ मोर देन 200 सीआर। तो देख, विवा लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, मतलब इसका मतलब है वो पब्लिक कंपनी है। एंड दूसरी चीज, उसका टर्नओवर दिया है 200 करोड़, मतलब 50 करोड़ से ज्यादा होता है, तो इसको ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसको एप्लीकेबल हो जाएगा। चीज क्या है देखो, फेयर ही एक्सेप्ट एनी अदर वर्क और असाइनमेंट और सर्विसेज ऑन रेम्यूनरेशन विच इज टोटल एक्सीड करता है तुम्हारा फीस पेएबल फॉर कैरिंग आउट स्टैट्यूटरी ऑडिटर। मतलब ऐसी कोई चीज तू नहीं कर सकता है जहाँ पे तुम्हारा अदर वर्क जो है ना, वो तुम्हारा स्टैट्यूटरी ऑडिट से ज्यादा फीस जहाँ पे तुमको मिलता है। तो सर यहाँ पे तो उसने एक्सेप्ट किया क्योंकि 80 लाख का है एंड 1.75 सीआर ऑडिट फीस तुम्हारा 80 लाख है, एंड तुम्हारा अदर सर्विसेज कितना है 1.75 1.75। तो यहाँ पे तुम्हारा एक्सीड करता है, मतलब यहाँ पे 3 नहीं है 1 है, तो एक्सीड करता है। तो एक्सीड करता है तो भाई साहब यहाँ पे गिल्टी हो जाएगा। लेकिन रुको जरा, रुको जरा, रुको रुको रुको, अदर वर्क सर्विसेज असाइनमेंट में क्या क्या आता है एंड क्या क्या नहीं आता है। शाल नॉट इंक्लूड, क्या नहीं आता है। देखो दोस्त, मैंने ना तुमको यहाँ पे देखो 2 बार है ना, 2 बार रिप्रेजेंटेशन को मैंने क्या किया है, हाईलाइट किया है। एक तो मैंने बोला था कि ये तो तुमको समझ जाएगा, ऑडिट वाला ठीक है नहीं आता है, सर्टिफिकेशन वर्क जो ऑडिटर साइन करता है वो नहीं आएगा, ये चीज तुम भूल जाओगे। मैंने बोला भी था ये चीज तुम भूल जाओगे। एनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर एन अथॉरिटी, एनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर एन अथॉरिटी, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये एक्सेप्शन में आएगा। एक्सेप्शन में आता है मतलब तुम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो, तुम गिल्टी नहीं हो। शाबाश, समझे क्या? ओ बिड़ू, समझ में आया क्या? ठीक है। तो और एक बात, 3 टाइम्स कहाँ पे था? 3 टाइम्स नेटवर्क में था। रुको 1 मिनट दिखा देता हूँ। देखो, नेटवर्क फर्म में 3 टाइम्स था। सीलिंग ऑन नॉन ऑडिट फीस, जहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिट फर्म के लिए तुम्हारे पास में शाल नॉट एक्सीड फीस पेएबल, मतलब इक्वल होना चाहिए, इक्वल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड अदर नेटवर्क फर्म के लिए मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ फीस पेएबल था। क्लियर है? क्लियर है क्या बिड़ू? क्लियर है क्या? तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, तुमको बस पढ़ने का है और कुछ नहीं है। ठीक है, पीएसयू गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा होता है, तो अदर वर्क वगैरह नहीं ले सकता है। रेम्यूनरेशन इन टोटल एक्सीड करता है फीस पेएबल के लिए फॉर स्टैट्यूटरी ऑडिटर। लेकिन इसमें क्या नहीं आता है? इसमें आता क्या है? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड बाकी के सर्विसेज आते हैं। क्या नहीं आता है इसमें? अदर स्टैट्यूट वाला ऑडिट नहीं आता है, सर्टिफिकेशन वर्क नहीं आता है, एंड रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है। तो इसकी वजह से तुम्हारा मिसकंडक्ट नहीं है कुछ में, क्योंकि ये एक्सेप्शन का पार्ट बन जाता है। ठीक है। रिस्पॉन्डेड टू टेंडर, मतलब तुम्हारा क्लॉज 6 वाला बात आती है, क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल की बात आती है। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट उसने दिया है, अच्छा ठीक है। ओपन फॉर ऑल कैटेगरी एंड मैक्सिमम फीस ऑफ ₹7,500 पर क्वार्टर। सर मैक्सिमम फीस नहीं होना चाहिए, मिनिमम फीस होना चाहिए, तो इसके हिसाब से गिल्ट हो गया। अरे भाई रुक तो थोड़ा, रुक तो थोड़ा, समझना। ओपन फॉर ऑल कैटेगरी है ना, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी है तो भाई सब तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बस आंसर कैसे लिखना है देख ले। ठीक है, क्लॉज 6 लिया, लिखा तूने पूरा, उसमें रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर वाला जो आता है पॉइंट वो लिख दिया। उसके बाद में गाइडलाइन के हिसाब से तू लिख दे शाल नॉट रिस्पॉन्ड टू टेंडर। लेकिन जो कहाँ पे शाल नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी टेंडर, जहाँ पे वो सर्विसेज है एक्सक्लूसिवली रिजर्व फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
लेकिन रेस्ट्रिक्शन शाल नॉट एप्लीकेबल जहाँ पे मिनिमम फीस है प्रिस्क्राइब किया है, और फेयर द एरियाज आर ओपन टू अदर प्रोफेशनल्स अलॉन्ग विद द सीए। तो गिवन केस में ओपन टू ऑल है तो कैन रिस्पॉन्ड टू क्या, क्योंकि ओपन टू अलॉन्ग विद द सीएस अदर प्रोफेशनल के लिए ओपन है तो तू रिस्पॉन्ड कर सकता है। बस इतनी सी बात आती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी क्वेश्चन डालने के लिए, लेकिन क्लियर होना चाहिए ना भाई, क्लियर होना चाहिए कि हमेशा मैक्सिमम फीस है तो तुम मिसकंडक्ट करोगे ऐसा नहीं है ना, ऊपर भी तो कुछ है ना, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी। वैसे तो यहाँ पे मिनिमम फीस होना चाहिए, ये गलत है, मैक्सिमम फीस है, लेकिन ओपन फॉर ऑल कैटेगरी है तो हमको चलेगा, उसमें हमको कुछ नहीं देखने का है, उसमें हमको कुछ नहीं देखने का है। समझ में आया? उसके बाद में आता है तुम्हारा, उसके बाद में आते हैं तुम्हारे पास में कॉन्फिडेंशियल, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो क्वेश्चन क्या है देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब तुम्हारे फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है। एन्यूमरेट द सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंटेंट जो है ना आर और माइट बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन और वेयर सच डिस्क्लोजर माइट बी अप्रोप्रिएट। तो कहाँ पे देगा, ठीक है, एलसीडी पीपीटी, एलसीडी पीपीआईटी उसके बारे में हमने बात करी है। In deciding whether to disclose confidential information, what are the points that should kept in the mind of the professional accountant? तो ये चीज़ हमने बात करी है। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले डिस्क्लोज करना इंफॉर्मेशन, तो एलसीडी पीपीटी, एलसीडी क्या है तुम्हारे पास, लॉ ने रिक्वायर किया है, सी क्या है, क्लाइंट ने क्या किया है, क्लाइंट ने ऑथराइज किया है, लॉ ने परमिट किया है, डी से क्या है, डी से क्या है तुम्हारा ड्यूटी है, ड्यूटी है तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज। यहाँ पे तुम्हारे पास डी में क्या है तुम्हारे पीपीटी नहीं पीपीआईटी है, तो पी से पहला पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू, दूसरा पी क्या है तुम्हारे पास पीआरएल प्रोफेशनल एंड रेगुलेटरी बॉडी, फिर क्या है तुम्हारे पास आई है तुम्हारा खुद का इंटरेस्ट सेव करना है तुमको लीगल प्रोसीडिंग में, एंड टी क्या है तुम्हारे पास टीपी। बात खत्म। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया तुमको जहाँ पे डिस्क्लोज करना है, एंड दूसरी चीज क्या आती है तुमको क्या कंसिडर करना है, क्या कंसिडर करके चलना है, इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी, क्या कुछ हार्म हो रहा है क्या, दूसरी चीज ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एंड रेसिपेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। यही सारी चीजें तुम्हारे यहाँ पे भी डिस्कस हो रही है, यही सारी चीजें तुमको ये 2 पॉइंट में तुमको समझ में आ जाएगी। रिक्वायर बाय लॉ, क्लाइंट ने ऑथराइज किया है, लॉ ने परमिट किया है, डी से डिस्क्लोज या फिर ड्यूटी, ठीक है। उसके बाद में पीपीटी, पीयर रिव्यू, प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी, आई से आता है तुम्हारा इंटरेस्ट, एंड टी से आता है तुम्हारा टीपी, खत्म। उसके बाद में इंटरेस्ट ऑफ एनी पार्टी इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी, दूसरी बात आती है कि ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नॉन सब्सटेंशिएटेड, प्रपोज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एंड फिर अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट, ठीक है। ये और एक बढ़िया क्वेश्चन आया है तुम्हारा, देखो, सीए राज इन प्रैक्टिसिंग सीए is offered to take appointment as a secretary in his professional capacity by the central government for the metro project for the term of 2 years, not on salary come full time basis. After giving deep thought of the offer, CA Raj accepted the appointment. तो कमेंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात बनती है कि ये जो है ना, ये तू काम कर सकता है क्या, अगर काम करना है ना तेरे को, तो तेरे पास जनरल परमिशन, स्पेशल परमिशन, मतलब तेरा क्लॉज 11 हिट हो जाएगा पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल का, तो ये चीज़ तुझे देखनी पड़ेगी वहाँ पे अलाउ है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो तो ठीक है, वो तो हमने बाद में देखा, लेकिन उससे पहले हमने देखा था रेगुलेशन 190A एंड रेगुलेशन 190A एंड 191। देखो दोस्त, ये चीज़ है ना, ये हमने 2 जगह पे डिस्कस करी थी। सबसे पहले एक बार जहाँ पे हमने बात करी थी कि डीम टू बिन प्रैक्टिस में कौन कौन आते हैं, तो डीम टू बिन प्रैक्टिस में हमने बात करी लिक्विडेटर, वो सारी चीज़ें, ठीक है, लिक्विडेशन ट्रस्टी, वो सारी चीज़ें। उसके नीचे हमने बात करी थी कि तुम्हारा फुल टाइम सैलरी कम फुल टाइम बेसिस पे जो है वो तुम्हारे पास में क्या आ जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं है, वो तुम्हारे डिम टू बिन प्रैक्टिस आएंगे। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, एक तो वो चीज़ डिम टू बिन प्रैक्टिस वाला पॉइंट, एंड दूसरी चीज़ तुमको देखनी पड़ेगी कि तुम्हारे पास परमिशन के लिए क्या है। बट परमिशन तो तुम्हारा रेगुलेशन 190, कुछ नहीं समझेगा, रुको 1 मिनट दिखा देता हूँ। देखो, हमने क्लॉज 11 में बात करी थी, तू एंगेज नहीं करेगा अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा रेगुलेशन 190 में तुम्हारे पास एक्सेप्शन है कि तुमको कुछ परमिशन दी है, तो परमिशन में तुम्हारे पास परमिशन जनरली ग्रांटेड थे एंड परमिशन स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल था, ठीक है। ये तो बात होती है, लेकिन एक चीज ऊपर है ना भाई, रेगुलेशन 191 जहाँ पे हमने बात करी, अगर तुम पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो तो भी हम क्या मानेंगे, डिम टू बिन प्रैक्टिस मानेंगे, जिसमें से हमने बात करी थी लिक्विडेटर, ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर, ये सारी चीजें। एंड उसके बाद में मे टेक, देखो यहाँ पे टिक कौन सा है, मे टेक अपॉइंटमेंट दैट
सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोर्ट ऑफ लॉ ने किया है, एक्ट एज ए सेक्रेटरी प्रोवाइडेड, इसका एम्प्लॉयमेंट है ना नॉट ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस, उसका एम्प्लॉयमेंट है ना वो नॉट ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस पे है, मतलब अगर वो फुल टाइम बेसिस पे नहीं है तो हमने उसको अलाउ कर दिया है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मतलब वो एक्ट कर सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है, तुमको रुको 1 मिनट दिखा देता हूँ। ये जो पॉइंट अभी डिस्कस करे ना, हमने कहाँ से आए, तुम्हारे पास मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस में से आए, जिसमें हमने पहले सेक्शन 2 डिसाइड किया था, एंड उसके बाद में 2 to 4 में तुमने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी से पहले हमने क्या बात करी थी, डीम टू बी इन प्रैक्टिस कब मानेंगे, एक्सेप्ट सैलरीड फुल टाइम पोजीशन, तो उसके केस में मतलब फुल टाइम में नहीं होना चाहिए, तो अब हम क्या मानेंगे, डीम टू बी इन प्रैक्टिस मानेंगे। देखो ये वही वाले पॉइंट है तुम्हारे पास में, एंड गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने, इसने क्या किया है, तुमको अपॉइंट किया है, तो यही वाली चीज़ आती है जो तुमको यहाँ पे आंसर में सारी चीज़ें दिखेगी, ये चीज़ है। देखो सेक्शन 2 to 4 डीम टू बी इन प्रैक्टिस आता है, जहाँ पे तुम्हारे पास में कंसिडरेशन रेम्यूनरेशन रेशियो के अगेंस्ट में तुम क्या करते हो, सर्विस देते हो। उसके बाद में क्लॉज 11 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है, एंगेज इन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन अदर देन प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एम्पावर टू परमिट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विथ और विदाउट परमिशन। तो रेगुलेशन 191 है जो बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोर्ट ऑफ लॉ या फिर कोई अदर लीगल अथॉरिटी है ना, वो और मे एक्ट एज अ सेक्रेटरी इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी प्रोवाइडेड हिज एम्प्लॉयमेंट इज नॉट ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस, ठीक है। तो नॉट बी हेल्ड फॉर द मिसकंडक्ट, मतलब उधर तुम्हारा परमिशन का झंझट ही नहीं है, यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि गिवन केस में क्या हुआ है, एंड वो नहीं है, वो गिल्टी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुमको रेगुलेशन 192 में, सॉरी 191 में तुमको अलाउ किया है, 192 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नुक्लर का क्वेश्चन, सिंपल बात करता है, सिंपल से बात करता है, तुमको क्या करना है, according to CAR the provision of AC 250 and the provision of nuclear are one and the same, do you agree, इफ नॉट गिव योर कमेंट, मतलब डिफरेंस बता देना है, डिफरेंस बताना है तुमको 250 में एंड नोक्लर में, तो डिफरेंस बताना है, तो भाई बहुत सिंपल है, ये देख 250 ऑडिट एंगेजमेंट के लिए अप्लाई होता है, नोक्लर तुम्हारा बाकी सारे प्रोफेशनल अकाउंटेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, चाहे वो सर्विस में हो प्रैक्टिस में हो, ठीक है। इसका नॉन कंप्लाइंस क्या है तुम्हारा, डायरेक्ट इफेक्ट एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन, इसमें क्या है 250 भी आता है, साथ में सब्सटेंशियल हार्म जहाँ पे होता है, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस है, वो भी ऐड हो जाएगा। स्टेक होल्डर इसमें डिफाइन नहीं किए है 250 में, लेकिन नोक्लर में क्या किया है, इन्वेस्टर, क्रिएटर, एम्प्लॉय एंड जनरल पब्लिक स्टेक होल्डर है। फिर 250 में इमिनेंट ब्रीचेस का कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन नोक्लर में इमिनेंट ब्रीचेस का प्रोविजन है, तो सबसे पहले उसको कंसिडर करना पड़ेगा कि मैटर डिस्कस करना है कि मैनेजमेंट TCWG को, ठीक है। फिर उसको अपना प्रोफेशनल जजमेंट एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एंड अगर वो डिटरमाइन करता है कि मैटर इमीडिएटली उसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, तो उस केस में अगर वो डिस्क्लोज करता है तो डिस्क्लोजर परमिटेड है, ठीक है। तो पहले 4 पॉइंट कैसे थे, पहले एप्लीकेबल किसको है, नॉन कंप्लायंस में क्या क्या आएगा तुम्हारा, स्टेक होल्डर डिफाइन किया है नहीं किया है, एंड इमिनेंट ब्रीचेस के बारे में बात होती है। सेम टू सेम सारी की सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी तुमको यहाँ पे दिखेगी, बस इनका फॉर्मेट जो है ना थोड़ा अलग है। 250 में सिर्फ ऑडिट के लिए, नोक्लर जो है तुम्हारा अकाउंटेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, चाहे सर्विस में हो या फिर प्रैक्टिस में हो। 250 डायरेक्ट इफेक्ट एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करता है, नोक्लर जो है ना 250 के जैसा ही है, बट उसके साथ में तुमको सीरियस सब्सटेंशियल हार्म एंड सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है। 250 डज नॉट डिफाइन स्टेक होल्डर, लेकिन नोक्लर बात करता है तुम्हारा इन्वेस्टर, क्रिएटर, एम्प्लॉय, जनरल पब्लिक, ठीक है। उसके बाद में नोक्लर जो है ना, यहाँ पे अलग क्या जाएगा तुम्हारा, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में बिवेयर ऑफ इमिनेंट ब्रीचेस का पॉइंट अलग हो जाता है, जो तुम्हारा 250 में नहीं है। ये पॉइंट क्या है तुमको, हैविंग फर्स्ट कंसिडर्ड वेदर इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट और TCWG, अकाउंटेंट शाल एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड डिटरमाइन करो कि वेदर टू डिस्क्लोज द मैटर इमीडिएटली टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और मिटिगेट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इमिनेंट ब्रीचेस। अगर डिस्क्लोजर देते हो तो परमिटेड है। सर अगर ये किसी को अभी नहीं समझा ना, तो मैंने वैसे तो अच्छे से डिस्कस किया है। सिंपल सी बात क्या करता है, सबसे पहले देखो अगर ब्रीच हुआ है ना, तो सबसे पहले देखो कि क्या तुमको मैनेजमेंट TCWG को जाके बताने का है क्या। अगर तुमको लगता है कि अच्छा बताना पड़ेगा तो बताओ, अगर तुमको लगता है कि नहीं ये मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, नहीं बताना है तो मत बताओ। तो तुमको यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट लगाना पड़ेगा कि बताना है कि नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद में तुम क्या कर लो, तुमको देखना पड़ेगा कि इसको डायरेक्टली लीगल अथॉरिटी को बताने की जरूरत है क्या इमीडिएटली, मतलब कैसे, अगर सेबी है तो सेबी को बताना है क्या, दूसरा कोई है तो उसको बताने का है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको बताना है क्या,
ऐसे तुमको देखना पड़ेगा कि लीगल अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को तुमको इमीडिएटली बताने की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही डाल दिया है। फिर और एक अमेजिंग क्वेश्चन क्या है देखो, CA कुमार प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वेल नोन इन द फील्ड ऑफ डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस सर्विस। अच्छा, एश्योरेंस सर्विस नहीं देता है। CA कुमार इज अप्रोच बाय XYZ लिमिटेड, मतलब XYZ लिमिटेड CA के पास में गया है एंड उसको कुछ तो अप्रोच किया है क्या, टू फाइल एन अपील इन ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द इनकम टैक्स डिमांड ऑफ ₹10 crore विच वॉज एडेड बाय CIT and to plead on behalf of XYZ Limited in this matter. CA Kumar offers to accept the case with the following fee structure. Fees for filing an appeal and to plead income tax tribunal will be 10% of tax demand reduce. जितना टैक्स डिमांड कम होगा उसका 10%. सर, परसेंटेज ऑफ फीस 10% फीस 10% क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, क्लॉज 10 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल। परसेंटेज ऑफ फीस गिल्टी हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों सर? सर, हमने एक्सेप्शन देखे थे 192 के रेगुलेशन के, लेकिन उसमें हमारे पास क्या था, डायरेक्ट टैक्स का वैल्यूअर था। इनकम टैक्स में प्लीड करना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। तो तुम्हारा क्या होना चाहिए, तुम्हारा गिल्टी होना चाहिए। अच्छी बात है, सुना तो है तुमने, अच्छी बात है। लेकिन डज नॉट प्रोवाइड एश्योरेंस सर्विसेज, वहाँ पे रेगुलेशन में एक अलग से पॉइंट था, एकदम एंड में क्या पॉइंट था, देख भाई, यहाँ पे हमने बात करी है, एक क्लॉज 10 हमने बात करी है ना, क्लॉज 10 में हमने देखा था 192 के रेगुलेशन में एकदम एंड वाला पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट। ये दो पॉइंट जो ऐड हुए थे ना, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू द नॉन ऑडिट क्लाइंट, यही पॉइंट है। देख, इसको हाईलाइट भी अलग से किया था मैंने बताते समय। यही पॉइंट यहाँ पे है तुम्हारा, कि यहाँ पे उन्होंने दिया है डज नॉट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस सर्विस, मतलब नॉन एश्योरेंस सर्विस है। एक तो तुम्हारा ये टैक्सेशन का मैटर ही नॉन एश्योरेंस सर्विसेज एंड ये नॉन ऑडिट क्लाइंट है, तुम्हारा क्लाइंट नॉन ऑडिट है, नॉन एश्योरेंस सर्विसेज है, तो ये क्या हो जाएगा, तुमको अलाउ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेशन 192 ने अलाउ किया है नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट, तो नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है सर, एक क्वेश्चन ऐड किया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन है ना मैंने अलग से रख दिया, लेकिन सर आपके तो क्वेश्चन बुक में है ही नहीं ये क्वेश्चन। है भाई, कहाँ पे, पहचान कौन में है ना, क्योंकि समझेगा नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया है, तो इसकी वजह से मैंने कहाँ पे रखा है, पहचान कौन में। देख, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पहचान कौन में क्वेश्चन है तेरे पास। ठीक है, वेदर द फर्म ऑफ CA कैन रजिस्टर ऑन जेम पोर्टल फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ये जो जेम है ना, e-marketplace is a public procurement portal which provides opportunity to startup entrepreneurs to showcase their innovative product and services to the government buyers to engage in public procurement. The government e-marketplace स्पेशल पर्पज व्हीकल है तुम्हारा, 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंड सेक्शन 8 नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट टू डेवलप, मैनेज एंड मेंटेन जेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो वहाँ पे अगर CA रजिस्टर कर सकता है क्या? पहली बार में तो नहीं समझेगा कि ये क्वेश्चन प्रोफेशनल इथिक्स का है, नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा, क्वेश्चन ही नहीं समझेगा कहाँ से आया है, ऐसा लगेगा पढ़ाई नहीं है। तो है ऐसा क्वेश्चन, तो इसकी वजह से एक बार तो देख के जाना पड़ता है। तो ये जो देख के जाने का है ना, तुमको यहाँ पे देख के जाने का है और कुछ नहीं है, बस तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्या है, ये अलग ही चल रहा है, इसका आंसर अलग ही चल रहा है, एंड तुमको एग्जाम में आएगा कुछ अलग ही, तुम लिख के आ जाओगे। ठीक है, तो 1-2 बार इसको पढ़ लेना क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे क्या लिखना है तुमको, देखो इसका आंसर कैसे अलग जोन में चलता है। देखो, नॉट परमिसिबल फॉर मेंबर टू लिस्ट देमसेल्व्स विथ ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर। कहाँ पे गया, ऑनलाइन एग्रीगेटर के पास में गया। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन बेस्ड एग्रीगेटर जो तुम्हारा अर्बन कंपनी वगैरह था ना, उधर गया ये। उसके बाद में वापस आया क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल, तो वो वहाँ पे ही था। क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या बात करी है, वो ऑनलाइन एग्रीगेटर तुम्हारा एडवर्टाइजिंग में था, एडवर्टाइजिंग के गाइडलाइन में। फिर क्लॉज 6 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल में तुमने बात करी है फ्री टू राइट टू द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन विद द रिक्वेस्ट टू द प्लेस इज नेम ऑन द पैनल। वो अगर तुमको पता है कि वहाँ पे पैनल एग्जिस्ट करता है, तो पैनल में तुम क्या कर सकते हो, एम्पेनलमेंट के लिए तुम अपना नाम दे सकते हो, अगर तुमको पता है कि पैनल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर तुमको पता नहीं है तो रोविंग इंक्वायरी मत कर लो, नॉट बी प्रॉपर फॉर अ CA टू मेक रोविंग इंक्वायरी, परमिसिबल टू कोर्ट फीस ऑन इंक्वायरी कर सकता है। गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन जेम पोर्टल बाय द मेंबर डज नॉट अपेयर टू बी अमाउंट
अपेयर टू अमाउंट इधर टू एम्पेनलमेंट और लिस्टिंग ऑन द एग्रीगेटर। तो तुमको दोनों में से कोई नहीं लग रहा है, ताकि वो एग्रीगेटर भी नहीं है एंड तुम्हारा वो क्या है, तुम्हारा एम्पेनलमेंट भी नहीं है। इन एग्रीगेटर इट इज द थर्ड पार्टी विच इज ऑपरेटिंग एंड नॉट द क्लाइंट इट सेल्फ। जेम इज ऑपरेटेड बाय द क्लाइंट इट सेल्फ। तो थर्ड पार्टी करता है, क्लाइंट नहीं करता है तुम्हारे पास में। कहाँ पे? एग्रीगेटर में। क्योंकि अर्बन कंपनी है ना, तो कौन सा बंदा आएगा? दूसरा बंदा आएगा। या फिर फॉर एग्जांपल जोमेटो, तुम फूड ऑर्डर करते हो, तो फूड ऑर्डर करते हो तो वो खाना एक जगह पे रहेगा, डिलीवरी देने के लिए दूसरा आएगा, तो क्लाइंट इटसेल्फ नहीं होता है। एंड जेम पोर्टल है ना, वो क्लाइंट ने इटसेल्फ ने ऑपरेट किया है, गवर्नमेंट ने। तो इट इज़ अ प्री रिक्वायरमेंट ऑफ रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये जेम पोर्टल क्या है, तुमको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अगर तुमको सर्विस देनी है ना, तो उसके ऊपर रजिस्टर होना पड़ेगा। तो ये तो प्री रिक्वायरमेंट है। Ancillary requirement to the providing services, firm of the CA are permitted to register on GEM portal to ensure compliance with tender guidelines। तो क्या है, परमिटेड है तुमको, तुम उसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है मुझे तुमसे। ठीक है, डिजिटल ऑडिट हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने किया ही नहीं, तो हम कवर कर क्या करेंगे। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए तो यहाँ पे क्वेश्चन एडिट किए हुए हैं। मैंने कंटेंट है ना अपने नोट्स में से डाल दिया है, ताकि तुमको ईजी हो जाए। हेड पॉइंट्स वगैरह याद करने हैं तो तुमको यहाँ से तुमको हेड पॉइंट्स वगैरह याद करने के लिए कंटेंट बहुत ईजी करके यहाँ पे रख दिया है, तो इसको तुम रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे डिजिटल ऑडिट। ठीक है, एसडीजी ईएसजी एश्योरेंस हमारा आखिरी वाला चैप्टर बनता है, आखिरी वाला क्वेश्चन है तुम्हारे पास में। ये क्वेश्चन क्या है, बाकी के दो हमारे क्वेश्चन बुक में कवर है। ठीक है, 3 क्वेश्चन ऐड हुए हैं, 2 क्वेश्चन बुक में कवर हो जाते हैं। प्रिंसिपल 7 एंड दूसरा एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे जो क्या बात करता है, BRSR में रिक्वायर्स एसयू लिमिटेड टू मेक डिस्क्लोजर देने का है। वन ऑफ द प्रिंसिपल एम्फेसाइज करता है, मतलब क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। टॉप 100 लिस्टेड कंपनी है तो BRSR आएगा, तो BRSR उन्होंने दिया है, उसको डिस्क्लोजर देना है। वन ऑफ द 9 प्रिंसिपल, मतलब अभी तुमको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन 9 प्रिंसिपल में जा चुका है। दैट द बिजनेस डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू द रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। बिजनेस डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू द रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। ठीक है, इलूसिडेट द इसेंस ऑफ कोर एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द अफोरसेड प्रिंसिपल। सर याद करो 9 प्रिंसिपल याद करो। इसमें से ऐसा कौन सा वाला प्रिंसिपल है जो डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है? बिजनेस डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन टू डिस्क्लोजर एंड एक्सेसिबल टू द रिलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टी। इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। प्रिंसिपल नंबर 1 ये तुमको ऐसा का ऐसा लिखना है। तो ये तो हमने पूरा डिस्कस किया है अच्छे से, तो मैंने अपने नोट्स का ही कंटेंट उठा के यहाँ पे डाल दिया है। प्रिंसिपल नंबर 1 जो क्या बात करता है, इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसको कैसे याद रखना है, सबसे पहले आएंगे तुम्हारे इथिकल प्रैक्टिसेस। तो इथिकल प्रैक्टिसेस तुम्हारे थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड तुम्हारे वैल्यू चेन में दोनों जगह पे देखना है। उसके बाद में आएगा तुम्हारा ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजिंग पॉलिसी, प्रोसेस, परफॉर्मेंस ऑन ESG मैटर। एंड दूसरा, अगर एडवर्स इफेक्ट है ना, तो तुमने मोर केयर हैज टू टेकन फॉर ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर। एंड फिर उसके बाद में एक्सटर्नल पार्टी अगर वायलेशन करता है तो तुमने प्रोएक्टिवली उसको एड्रेस करना है वायलेशन को। ये 5 पॉइंट थे उसमें। ठीक है, खत्म। तो ट्रांसपेरेंसी इन डिस्क्लोजिंग पॉलिसीज, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस किस में आता है तुम्हारा? प्रिंसिपल नंबर 1 में आता है, इथिक्स, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में। ठीक है दोस्त, यहाँ पे हम खत्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय हिंद।